स्वागत है विजेंद्र भाई। विजेंद्र भाई शेयर कर दीजिए ये लाइव को अगर संभव है तो, क्योंकि आज जो चर्चा कर रहे हैं वो थोड़ी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो भी साथी जुड़ रहे हैं वो इसको शेयर करते रहें तुरंत। जय भीम देवेश भाई। शिवम भाई जय भीम, सभी को जय भीम। आप है ना तुरंत जो भी जुड़ रहे हैं साथी तुरंत इसको है ना शेयर कर दीजिए। जितने अधिक लोग जुड़ पाएंगे हमारा काम उतना आसान होगा, क्योंकि अभी जो हम बात कर रहे हैं बहुत अल्टोमरिया जी। एक्चुअली भरत भाई आप थोड़ा सा इसको सुनिएगा। अभी आप थोड़े से युवा साथी हैं, अभी आप लोग है ना बहुत सारी चीज़ें सीखने की होती हैं। आप लोग है ना, जय भीम पुष्कर भाई, तो आप लोग है ना जितना सुनेंगे लोगों को, समाज के बुद्धिजीवियों को, उतना आप जिस हिसाब से जिस तरीके से बात करते हैं ना वो बिल्कुल भी सही नहीं है। मतलब दृष्टिकोण है ना, हवा में नहीं होती ये सारी चीज़ें। बहुत हर चीज़ का बहुत महत्व होता है, ठीक है ना। करोड़ों लोगों की जीवन से संबंधित जो चीज़ें होती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। उनको हवा में जिस तरीके से हम लोग हैंडल करते हैं और हर जगह विक्टिम कार्ड खेलने में उतारू हो जाते हैं ना, ये अमर सिंह भाई वेलकम, जय भीम। जल्दी से आप जो भी साथी है, जो भी उपस्थित है, इसको जल्दी से जल्दी आप इन्हें शेयर कर दीजिए। सबसे ये अनुरोध है कि आप इसको है ना शेयर कर दीजिए। जितने भी ग्रुप्स आप जुड़े हुए हैं, आप फेसबुक ग्रुप्स, उन पर आप शेयर कर दीजिए। क्योंकि हमारी बात देखिए, अभी हम लोगों के पास है ना ज़्यादा बढ़िया मीडिया प्लेटफॉर्म्स तो नहीं है, लेकिन बातें कम महत्वपूर्ण नहीं है। बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, बड़े प्लेटफॉर्म्स नहीं है। तो ये है, इसको हम लोग अगर चाहें तो बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, ये जो सोशल मीडिया है डेमोक्रेटिक है। कोई भी जाके कोई अपनी बात कर सकता है। अगर वो बातें कंटेंट अच्छा है, लोगों तक पहुंच जाए तो बहुत बड़े परिवर्तन भी आ सकते हैं। देवेश भाई थैंक यू। कमल कांतुर में सुजीत भाई वेलकम। हाँ साथ ही जल्दी जल्दी शेयर कर दो, फिर हम लोग है ना, क्योंकि बहुत लंबी बातें भी करनी है, फिर बहुत लंबा हो जाएगा। आप है ना बहुत सारी बातें करनी है, तो आप इसे शेयर कर दीजिए प्लीज़ जल्दी जल्दी। हाँ स्वागत है हितेश भाई, अभिषेक भाई, सभी, तारचंद भाई, सभी का स्वागत है। जय भीम। तो वो तो मैंने, संदीप भाई वेलकम, सुदीप भाई, हाँ चिंता कितने लोग हैं। हाँ अमित भाई शुक्रिया, और जय भीम सभी साथियों को। सभी साथियों से मेरा अनुरोध है, प्लीज़ आप है ना इसको शेयर कर दीजिए। जितने भी आप ग्रुप्स में हैं, जुड़े हुए हैं, इनमें सब में शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। जितनी जल्दी लोग कनेक्ट होंगे ना बात करने में, उतने आपके क्वेश्चंस भी लूँगा मैं। अगर आप है ना आप उधर से क्वेश्चंस भी लेंगे तो उनके भी हम जवाब देंगे। तो जितने लोगों तक हमारी बातें पहुँचेगी तो हमारा है ना, इधर आपका भी 1 घंटा जा रहा है, इधर या भी आधा घंटा जा रहा है, तो वो है ना उसका ज़्यादा यूटिलाइज होगा, मतलब उसका ज़्यादा महत्व निकल के आएगा, मतलब रिजल्ट परिणाम निकल के आएगा। आप इसे शेयर कर दीजिए प्लीज़ सभी लोग। जय भीम पृथ्वीराज भाई, धर्मपाल जी, सुदीप भाई, ओके। सुदीप भाई ये कहाँ से जो ये नया फंक्शन आया ना उस ऐड, सुदीप भाई मैं आपको बाद में है ना ऐड करूँगा। पहले मैं अपनी बात खत्म कर लूँ, फिर मैं आपको है ना क्वेश्चंस लूँगा आपसे डेफिनेटली। सुदीप भाई मैं आपको लूँगा इसमें, है ना, पक्का। प्लीज़ हाँ। जय भीम दिलीप भाई। हाँ दिलीप भाई इसको शेयर कीजिए। हाँ ढंग से करेंगे आप है ना, बिल्कुल अच्छा, जितनी भी अच्छी बातें कर सकते हैं हम करेंगे और समाज उपयोगी बातें करेंगे। हाँ ये अभी तो कुछ लोग और जल्दी शेयर कीजिए, कुछ लोग और बढ़ेंगे तो अपन बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे तो। हाँ तो साथियों सबसे पहले तो आप सभी को सादर जय भीम और आपका सभी का स्वागत है मेरे ब्रॉड पर। तो साथियों ये तो आपको मालूम है कि अभी जो ताज़ा घटनाक्रम हुआ है, जो यूपी में आपने देखा कि जिस हिसाब से बहुजन मूवमेंट से जुड़ी पार्टी या जो उत्तर भारत में
बहुजन आंदोलन से निकली सबसे बड़ा जो दल है बहुजन समाज पार्टी, जो काशीराम साहब ने समाज के सहयोग से स्थापित किया और किस हिसाब से वो डाउनफॉल हुआ है, उसको उस चिंता को लेकर आज हम यहाँ पे आपके सामने इस लाइव पर आया हूँ मैं। तो साथ ही बात करेंगे उसमें कि आखिर हम चाहते क्या है और लगातार क्यों हम लोग इसको लेके इतने ज़्यादा परेशान हैं इस चीज़ को लेके। तो साथियों मैं अपनी बात स्टार्ट करूँगा कि ऑलरेडी जब भारत में देखिए 1947 में देश आज़ाद हुआ, डेमोक्रेसी आई। डेमोक्रेसी को रन करने के लिए समय समय पर चुनाव होते हैं। किताबी ज्ञान और प्रैक्टिकल ज्ञान आपको सबको मालूम ही है। तो जब हर जो कोई हित समूह होता है किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ के अपने हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करता है। शुक्रिया आर्यन भाई। तो ऐसा था कि काशीराम साहब के जो उत्तर भारत में पॉलिटिकल राजनीतिक परिदृश्य में आने से पहले बड़ी बड़ी पार्टियां थी, कांग्रेस पार्टी थी, तो कहीं ना कहीं उनके कार्यक्रम में खामियां थी कि वोट तो हमारा, राज तुम्हारा। मतलब हम वोट दे रहे हैं, हमारे वोट का कोई वो नहीं, हमारे लिए कोई नीतियाँ नहीं बन रही हैं। तो और जिन भी लोगों पे हमने भरोसा किया सब अपने लोग घर भरने लग गए। जिसको भी हमने आगे बढ़ाया अपने परिवार को अपनी सौंप के चला गया कमान। मैं एमएलए बना 4 बार, फिर अपने बेटों को एमएलए बनाने के लिए गद्दी सौंप के चला गया। तो काशीराम साहब इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान थे और समाज को इतना धोखा लग चुका था कि साहब को लगा कि कैसे बात बने। तो साहब ने है ना कुछ घोषणाएं की साहब राजनीति में आने से पहले। उन घोषणाओं में उनकी सबसे महत्वपूर्ण घोषणाएं थी कि मैं अपना परिवार नहीं बसाऊंगा, कोई संपत्ति इकट्ठी नहीं करूंगा। इन घोषणाओं का मतलब क्या था? क्या हम साहब की शादी से हमें कोई शादी से उनकी प्रॉब्लम थी? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने ये साहब जो 2 घोषणाएं की उनका मतलब ये था कि देखो भाइयों, परिवारवादी तो मैं तब बनूंगा, ये लालची मैं तब बनूंगा कि मैं शादी करूं, मेरे बच्चे होंगे या उनके लिए संपत्ति इकट्ठी करूं। मैं शादी ही नहीं कर रहा हूं तो परिवारवाद का कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा, मैं संपत्ति भी इकट्ठी नहीं करूंगा। तो ये चीज़ समाज को बड़ी वो लगी, मतलब इस चीज़ से आकर्षित हुआ कि ये एक आदमी है कि जो ये दावा कर रहा है कि जो मैं जिस पॉलिटिकल फ्रंट को बना रहा हूं वो बिना लालच के मैं उसको चलाऊंगा और मेरा उससे कोई व्यक्तिगत लालच नहीं सिद्ध होगा। मैं जैसा आया हूं वैसा ही चला जाऊंगा, कोई संपत्ति इकट्ठी नहीं करूंगा, कोई परिवार नहीं बनाऊंगा और वो संपत्ति आपकी ही, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी हो है। तो उस ज़माने में देखिए कोई भी चीज़ अगर हम कोई ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं तो उसको कुछ एनर्जी चाहिए होती है और कुछ संसाधन भी चाहिए, आर्थिक संसाधन। तो एनर्जी के लिए जब उन्होंने लोगों को, हज़ारों लाखों लोगों को ये सपने दिखाए, महत्वाकांक्षा जगह, हमारे लोगों को तो कोई महत्वाकांक्षा ही नहीं हुआ करती थी। मजदूर, किसान, गरीब इंसान की क्या महत्वाकांक्षाएं होती है? सुबह दिहाड़ी पे जाता है, शाम को दिहाड़ी खा के और दिहाड़ी लेके और सो जाता है। उन्होंने महत्वाकांक्षा सिखाई कि भाई हम लोग प्रयास कर सकते हैं। तो जैसे कांग्रेस बीजेपी वाले लोग हैं, ये लोग जैसे सत्ता का पावर का यूज करके अपने समाज को मजबूत कर रहे हैं, सभी जो जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तो वैसा हम भी कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि पॉलिटिकल मास्टर की जो पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, उन्होंने ऐसा बोला कि, तो समाज ने कहा कि ठीक है। तो उसको आधार उन्होंने प्रस्तुत किया कि मेरी पार्टी जो होगी वो परिवारवादी नहीं होगी। तो हिसाब से तो ये काशीराम साहब की एक, अब मुझे नहीं पता कि इस चीज़ का अगर आकलन करें तो अभी जो हुआ है उसमें क्या है। काशीराम साहब ने दूसरा बहुजन आंदोलन इसको आधार दिया कि हम लोग इसको 1585 की लड़ाई लड़ाएंगे, क्योंकि जो 15 लोग हैं, 15% लोग हैं, वो पावरफुल लोग हैं, आर्थिक संसाधन काफ़ी है, हर जगह उनका वर्चस्व है, दुश्मनी नहीं है हमसे उनकी। लेकिन देखिए उन लोगों, वो संसाधन बहुत ज़्यादा उनका संसाधनों पर कब्जा है। तो हम 85 लोगों के अधिकार की बात करेंगे, वो दुश्मन नहीं है हमारे 15% लोग कि हमें उनको लूटपाट कर लेना है 85 इकट्ठे करके, नहीं। पॉलिटिकली हमें संसाधनों के वितरण के लेके लड़ाई लड़नी है। तो हमने 85 लोगों को, SC ST OBC को आगे लेके वो उन्होंने जोड़ा कि इन लोगों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन SC ST का है तो इनका कोई महत्व नहीं है उस पॉलिटिकल। तो उन्होंने है ना BSP का गठन किया। पहले उन्होंने सोशल मूवमेंट चलाया, BSP का गठन किया। तो BSP के गठन से उनकी अपेक्षाएं थी कि मैं यहाँ से हज़ारों लाखों लोग तैयार करूँगा जो हमारे समाज की फ्यूचर की लीडरशिप बनेंगे और वो समाज से जुड़ेंगे और समाज की जो समस्याओं का कोई ना कोई समाधान, जो उसे पॉलिटिकल एक्टिविटी करेंगे, पॉलिटिकल पावर आएगी तो कोई ना कोई समाधान प्रस्तुत करेंगे। तो ऐसा करके उन्होंने ये BSP का गठन किया और
कि भाई मैं इसको इंजन बना दूंगा और यहाँ से फैक्ट्री से लाखों लोग यहाँ से निकलेंगे लीडर। अब 2003 के बाद उनका, जैसे आपको मालूम है, उनकी तबीयत खराब हुई और जिस हिसाब से उन्होंने मायावती जी को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, हालांकि मैं इस जगह पे मैं बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ उनसे। उन्होंने, चाहे मैं कह रहा हूँ कि वो कितनी भी काबिल रही हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि काशीराम साहब, क्योंकि वो तो आंदोलन को जन्मदाता थे, उनको चुनाव प्रणाली को अपनाना चाहिए था। चाहे वो उसमें मायावती जी ही जीत जाती बेशक, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो चुनाव प्रणाली को उसमें अगर वो ऐड करती तो कम से कम मायावती जी, जो उनके साथ के सहयोगी लोग थे उस समय बसपा में, वो उनके साथ नब के चलती, उनके साथ चलती, उनको साथ लेकर चलती कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको उनका मत लेना था ना, उनका वोट लेना होता अगर चुनाव प्रणाली को। लेकिन उन्होंने जिस हिसाब से उनको उत्तराधिकार सौंप दिया, जैसे कि एक संपत्ति के रूप में, मुझे लगता है काशीराम साहब के जो भविष्य में एक उनकी बहुत बड़ी एक फेल्योर भी ये काउंट में की जाएगी जब फ्यूचर में इसको देखा जाएगा कि इतना बड़ा विशाल का बहुजन मूवमेंट तैयार हुआ कि कुछ ही समय में वो देश की राष्ट्रीय पार्टी बन गया और उसको जिस हिसाब से धराशायी हुआ। तो अगर जो एक निष्पक्ष आकलन होगा तो ये काशीराम साहब की एक बहुत बड़ी गलती नज़र आएगी कि उन्होंने जो चुनाव प्रणाली को, जो इसको संस्थानिक इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए था कि चुनाव इसमें समय समय पर हो। बीजेपी चाहे चुनाव नहीं करती हो, नाम हो, लेकिन समय समय पर अध्यक्ष चेंज होते हैं। आप अनुमान नहीं लगा सकते कि कौन नेक्स्ट अध्यक्ष होगा। बाकी पार्टियों में जो आरएसएस के खिलाफ जो सेकुलरवाद की लड़ाई लड़ने की जो दम भरते हैं, उस सब में आप देखोगे कि एक ही जैसी सिचुएशन है, घर घर की सबकी पार्टी लेके बैठ गए। कुछ लोग ठीक ठाक मैनेज कर ले रहे हैं तो उनका दुकानदारी ठीक चल रही है, तो मायावती जी उतनी भी जहमत नहीं उठाती कि वो कुछ लोगों को भी साथ लेके चलें। तो यहाँ तक बात आ गई कि ये केवल जो ये मूवमेंट था, ये हजारों लोगों, लाखों लोग इसमें झोंपड़ों से निकले, ये सोच के कि हम अपनी स्थिति में बदलाव करेंगे, शायद हम पक्के मकानों में पहुंच जाएं। हालांकि ये बात अलग है कि झोंपड़ों से निकल के आज की तारीख में सड़क पे ही आ गए वो लोग। उनको आर्थिक रूप से हमने और पंगु बना दिया और ज़्यादा जो बुरी हालत में पहुंचा दिया। हमारे राजस्थान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बाकी प्रदेशों की मैं नहीं जानता, हमारे राजस्थान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया इसमें और वो आज कहीं नहीं है। आज की तारीख में वो कहीं नहीं है। वो मतलब उनको कोई इस तरीके से, अब देखिए एक उम्र के पड़ाव के बाद में आदमी है ना कुछ नया करने के सोच भी नहीं सकता है, उतनी दम नहीं रहती है, उत्साह भी टूट जाता है। ठीक है, तो अभी आते हैं तो मायावती जी को लगातार अभी तक 2007 में देखिए जो चुनाव का रिजल्ट आया वो उसको बहुत तरीके से देखा जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि 2006 में साहब दुनिया छोड़ के गए, उनका 15 मार्च को अभी बर्थ भी है, बर्थ एनिवर्सरी भी है। तो इसलिए लोग जो उनके इन चीज़ों को एहसानमंद थे कि लोग उन्होंने हमें आवाज़ दी, हमें बोलना सिखाया, तो उन्होंने एक पूरी ताकत लगा के सत्ता में भेज दिया। उसके बाद का आप देख रहे हैं लगातार, आप मायावती जी को आप उनको स्टडी कीजिए। हम लोग है ना किसी भी ऐसे उसमें नहीं जाएंगे आरोप प्रत्यारोप में कि कोई किसी के मर्डर में शामिल था, नहीं, ये हम किसी इसमें नहीं जाएंगे। हम सीधी सीधी बात करेंगे परिणामों पर। ये इतना बड़ा मूवमेंट था 2007 में, फिर 9 में, उसके बाद आप इसमें देखेंगे कि मायावती जी का जो काम करने के तरीके का रिजल्ट, परिणाम लोगों में मैसेज जाने लगा था कि ये इनकी काम करने का तौर तरीका। क्योंकि पहले जो अल्प समय के लिए सरकार बनी थी तो भाप नहीं पाए, गठबंधन की सरकार थी, बहुत सारे बहाने थे हमारे पास में, और अल्प समय के लिए थे, कभी 5 महीने कभी 6 महीने, ये फुल फ्लैश था। तो लोगों में चीज़ें दिखने लगी कि ये कैसे काम करना चाहती हैं, तो वो एक गुबार था, वो उन्होंने फोड़ दिया। और उसके बाद आप देखेंगे परिणाम लगातार गिरते जा रहे। 2017 में, 2018 में लगातार जो परिणाम हर स्टेट के हुए और फिर उनके काम करने के तौर तरीके में बिल्कुल भी कोई परिवर्तन नहीं। अब आज आप आकलन करें इसमें कि बसपा में काशीराम साहब ने जैसे ऐसे बोला कि हमारी पार्टी में ही तो नायक हैं, सारे ईमानदार हैं, बाकी लोग तो सब चमचा हैं, वो हैं। तो मायावती जी ने और मायावती जी के समर्थकों ने क्या किया, पहले तो उसको देखें आप। मायावती जी ने बसपा के अंदर कोई लीडर पनपने नहीं दिया। अगर किसी के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है तो वो बसपा में उन्होंने उसको रुकने नहीं दिया। वहाँ सारे एक जो क्लर्क टाइप के लोग होते हैं, जो लिखा पढ़ी टाइप के करते हैं, उनका कोई डिसीजन मेकिंग में रोल नहीं होता, उस टाइप के लोगों को सेट कर दिया। और अपनी बीएसपी के बाहर अगर जितनी भी अगर संभावना होती थी, छोटी मोटी लीडरशिप जो पनपती थी, उसको मायावती जी के समर्थकों ने किल किया। पॉलिटिकल मर्डर उनका, मतलब बुरी तरीके से किसी के बारे में जानेंगे नहीं, किसी के संघर्ष को, उनको एक ही इंसान का संघर्ष नज़र आता है, उनको ईमानदारी से किसी का संघर्ष नज़र नहीं आता। वो एक इंसान का संघर्ष देखते हैं, उन्हें लगता है कि मोदी बिना संघर्ष के पीएम बन गए,
मोदी जी बिना संघर्ष के सीएम बन गए, उनको लगता है गहलोत जी बिना संघर्ष के लाइफ में उन्होंने कुछ प्रयास नहीं किया, कोई उन्होंने ठोकर नहीं खाई। एक आम परिवार से दोनों, हमारे गहलोत जी हैं, चाहे मैं उससे सहमत नहीं हूँ बिल्कुल भी, लेकिन आम परिवार से निकले, सीएम बने, कुछ ना कुछ उन्होंने एफर्ट किया होगा। कोई किसी के लिए जगह नहीं छोड़ता, हर जगह प्रतिस्पर्धा है। इस हिसाब से देखा जाए तो मायावती जी को कम प्रतिस्पर्धा झेलनी पड़ी थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, हर इंसान अपने हिसाब से मेहनत करता है। तो मायावती जी ने क्या किया कि पॉलिटिकल लीडरशिप का, अभी आप देखोगे कि आप उत्तर भारत में अगर खुद मायावती जी की जाति के लोगों, हाँ मायावती जी का विशेष स्नेह रहा अपनी खुद की जाति पे, जिसकी वो जाति है वो एकमात्र नेता बना रहना चाहती थी। उन्होंने एक भी नेता को पनपने नहीं दिया, ना पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर उनके समर्थकों ने। पहले दिन ही अगर आप एक्टिविटी करने जाओगे तो आपको पूरी कांग्रेस से, अगर आपने कोई पार्टी ज्वाइन की तो उस पार्टी के जितने भी कमियां उसके जवाब आपसे पूछेंगे, वो आपको परफॉर्म करने का मौका नहीं देंगे लोग बाग। आप कितने भी अच्छे इंसान हो, सहृदय इंसान हो, आप पे वही क्वेश्चन उसी निष्ठा से, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। इनसे कोई क्वेश्चन करेगा तो एक अजीब अजीब से इन्होंने बनाए हुए हैं उसको पेस्ट। बाबा साहब को गुलामों ने परेशान किया, फिर काशीराम जी को परेशान किया, मायावती जी को तुम लोग परेशान कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो। इस तरीके की बातें करते हैं लोग बाग। ये लोग हकीकत कभी नहीं समझते कि आपका इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, राष्ट्रीय पार्टी, आपको शायद मालूम नहीं होगा, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा आप 2014 से पहले ही लूज कर गए थे। चुनाव आयोग ने इनको अपना रिजल्ट इंप्रूव करने के लिए आमतौर पर लोगों को 5 साल का 6 साल का समय मिलता है, 10 साल का समय दिया 2024 तक। 2024 जब तक कि आरएसएस भी अपने 100th एनिवर्सरी मना रहा होगा और उनको तीसरी बार लोकसभा में, तीसरी बार केंद्रीय सरकार भी बनानी है, तो उसके बाद ही इवेल्यूएट करेंगे वो लोग बाग। तब तक वो जो कर रहे हैं जिस तरीके से, अब इसमें आप एक चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, आप आराम से सुनिए, आप अपना निर्णय खुद लीजिए। हमें किसी का विरोधी नहीं बनना है, अंधभक्त अंध विरोधी नहीं बनना है, ना तो अंधभक्त ना अंध विरोधी। हम जो पॉइंट वाइज सिलसिलेवार बातें करेंगे। तो आज ये आपके पास लीडरशिप का वैक्यूम है। देखिए मेरा ये मानना है कि रातों रात पैदा हुए लीडर वो कभी भी आपकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरेगा। देखिए लीडर बनने में मेरा अपना खुद का मानना है कम से कम 15-20 साल आदमी को लगता है। उसको चीज़ें उठापटक, ग्राउंड की रियलिटी, क्या क्या देश की समस्या है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत जटिल चीज़ है। पॉलिटिक्स उतना नहीं है कि किसी ने उठा के टिकट दे दिया और ये जीत गए, वो आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। जो सचमुच में जमीन से जुड़ा नेता बोलते हो 15-20 साल लगता है। ओवरनाइट जो पैदा हुए हैं कि मीडिया ने किसी को अचानक प्रचारित किया, कोई वीडियो वायरल हो गया, ये कोई नेता नहीं है और ना आपके किसी पर्पज के हैं। ये मेरी बात सुन लीजिए, रातों रात जो पैदा होते हैं वो किसी काम के नेता आपके साबित नहीं होंगे, ये आप लिख लीजिए। तो प्रक्रियागत जो एक प्रोसेस है, जो नेता तैयार करने की जो फैक्ट्री, जो काशीराम साहब बोल रहे थे, तो उस फैक्ट्री ने नेताओं को नहीं बंद कर दिया। आप बताइए, मैं झूठा हूं तो यहीं पे नाम लिख दीजिए कि ये नेता हैं। मैं पदाधिकारी की बात नहीं कर रहा हूं कि पद से हटाया था फिर उसके गली का कुत्ता ही ना पूछ रहा उससे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मैं तो प्रदेश अध्यक्ष हूं, और उसको पद से हटा दो तो फिर वो गली का अध्यक्ष भी नहीं है। लीडरशिप पैदा होना एक बड़ी बात है, ठीक है ना, इसमें समय लगता है। अगर आप किसी एरिया में 2-4 डिस्ट्रिक्ट में भी आप काम कर रहे हो तो आपको 10-15 साल लगेंगे लोगों से कनेक्ट होने में और लोगों से जुड़ाव पैदा होने में, एक लीडर बनने में। तो वो प्रक्रिया को बिल्कुल बाधित कर दिया गया। बीएसपी में जो भी थोड़े बहुत दिमागी लोग थे या जिनमें लीडरशिप क्वालिटी थी, उनको तो पार्टी से रुखसत किया ही गया, और जो बाकी लोगों को इधर से उधर ट्रांसफ़र पोस्टिंग टाइप का कुछ ऐसा, तो वहाँ पे आज की तारीख में आपके पास वैक्यूम है। खासकर मायावती जी का जो अपनी जाति से विशेष स्नेह रहा। बीएसपी ने अगर छोटे मोटे अगर लीडर बनाए भी होंगे तो दूसरी कम्युनिटीज़ के बनाए होंगे, दलितों के तो नहीं, कहीं दिखते नहीं पूरे देश में कि दलितों को कोई लीडर उन्होंने बना दिया होगा, ठीक है ना। बाकी और समाज के उन्होंने लीडर बन गए या फिर एक था। अब इसमें देखते हैं कि हार कैसे रही है लगातार। अभी कुछ लोगों ने शोर शराबा मचाया कि ये लगातार 2017 में आ रही है। आपको शायद मालूम हो कि हम लोगों ने ना 2018 में, समवेयर इन 2018, हम लोगों ने कहा कि भाई मायावती जी को अपना संज्ञान लेना चाहिए। लगातार वो जवाब नहीं देती, गोल मोल घुमड़ मोड़ अपनी किसी भी हाँ, वो किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेती। वो सारी जिम्मेदारी दूसरों को देती हैं समय समय पे, कभी वोटर्स की जिम्मेदारी, कभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी, इनफैक्ट मीडिया की भी जिम्मेदारी दे देती हैं वो कि मीडिया ने हरवा दिया उनको। अजीब अजीब से उनके, वो कभी भी खुद की जिम्मेदारी नहीं लेती। अब आते हैं, अभी 2018 में आंदोलन किया, हम लोगों ने लोगों को कॉल दिया कि भाई आओ इस चीज़ में, क्योंकि हिसाब किताब लो, क्योंकि ये आपके खून पसीने से बनी हुई पार्टी है। और देखिए कोई भी देश में डेमोक्रेटिक जो ये आपकी पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, ये किसी की बपोती हो भी नहीं सकती है। जो संविधान के कानून है उनसे बंधी हुई, ये रजिस्टर्ड होती है बाकायदा। चुनाव आयोग इनको इनसे जुड़ा रहता है, इनको रेगुलेट करता है इनके समय समय पर। तो ये लोग कभी भी, ये व्यक्तिगत संपत्ति हो भी नहीं सकती हैं।
अब मायावती जी का देखो काम करने का तौर तरीका देखो, आप अपने अकेले चलेंगे, हम अकेले के दम पे चुनाव लड़ेंगे, यानी कि हम किसी को साथ लेंगे तो इसमें हमारी निजता है। वो अपने समाज को कैसे बहलाती है, मतलब कि मूर्खतापूर्ण उनके स्टेटमेंट देखो। बसपा अकेले के दम पे चुनाव लड़ेगी, और फिर भाई ठीक है, अच्छा बसपा अकेले के दम पे चुनाव लड़ेगी, मत करो गठबंधन, तो अपनी पार्टी में लोग ले लो। फिर उनका मंच देखो, मंच पे अकेला इतना बड़ा मंच विशाल का है, बीचों बीच में एक विशाल का सोफा लगाएंगे, अकेले बैठेंगी। आप मोदी अभी इस देश का सबसे बड़ा ताकतवर इंसान है मोदी, उनका मंच देखो आप सर, 200 लोग बैठता है उनके मंच पे, 200 लोग। विधानसभा जहां पे कार्यक्रम है उसका विधानसभा अध्यक्ष तक, उसके सेक्टर प्रभारी तक वहां मंच पे बैठे होते हैं। अभी किसी कार्यकर्ता ने मोदी जी का पांव छू लिया तो मोदी जी ने उसको पलट के पांव छुआ, आपके सामने वीडियो वायरल आया, आप कह रहे हो नौटंकी कर रहा है। हाँ वो नौटंकी है, मैं जानता हूं। तो आप अपने नेता से ये तो उम्मीद कर सकते हैं कि आप दिखावे के लिए और लोगों को लो। भाई अखिलेश जी ने 6 महीने, वो भी कुछ नहीं करते हैं, वो सेम परिवारवाद की उपज है, कुछ भी नहीं करते। 6 महीने पहले उन्होंने स्टार्ट किया कि यार बीजेपी कैसे जीत रही है, क्योंकि बीजेपी ऐसे जीत रही है, उसने छोटे छोटे दलों को पकड़ा हुआ है, उनको साथ लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं, इस तरीके से करते हैं, तो है ना लोगों में मैसेज जाता है कि इस कम्युनिटी का, तो उसका फायदा मिला उसे। मैं ये नहीं कह रहा कि अखिलेश जी डेमोक्रेटिक हो चुके हैं, उन्होंने आखिरी में जो दलित लीडरशिप के साथ जो किया है, खासकर चंद्रशेखर जी, दद्दू प्रसाद जी जो इनके साथ उन्होंने किया है, तो वो नेचर उनका दिखता है कि वो डेमोक्रेटिक तो नहीं है कतई भी, लेकिन उन्होंने दिखावे के लिए सही किया, तो उसका रिजल्ट आपके सामने है। मायावती जी ने ऐसा कोई नहीं किया, उन्होंने तो एक थोप दिया, हम अकेले के दम पे चुनाव लड़ेंगे। और अकेले के दम मतलब उनकी पार्टी अकेले के दम पे चुनाव लड़ेगी, मतलब एक कम्युनिटी अकेले चुनाव लड़ेगी। आप बताओ आपकी पार्टी में आज की तारीख में दूसरी कम्युनिटी का कौन लीडर है? उठा के किसी को भी कुछ बना दोगे या कर दोगे, जिसको आज कल में तो कल ही उसका वोट नहीं मिलने लग जाएगा कि अरे यार इसको तो ये बना दिया। ऐसा नहीं होता है, साथ लेके चलना पड़ता है, उसको सम्मान देना पड़ता है। उसके समाज में जब पहले से आपको सारे समाज जान गए कि आप किसी को भी 30 साल काम किए बंदे को एक चुटकी में निकाल के फेंक देते हो। सबसे बड़ी बेईमानी किस बात की है, अगर मैं किसी बंदे पर आरोप लगा रहा हूँ कि ये दूसरा आदमी चोर है, तो तीसरा आदमी न्याय करेगा कि भाई मैं दोनों को बुलाता हूँ पार्टी को कि मैं जज करूंगा। मतलब एक न्याय का एक सिद्धांत होता है कि जो आदमी आरोप लगा रहा है वो फैसला नहीं ले सकता। मायावती जी खुद आरोप लगाती हैं, काशीराम साहब के जितने भी लोगों साथ चले लोगों को निकाला, हालांकि वो उन लोगों की मैं कमी बताऊंगा, उन लोगों पे खुद आरोप लगाया कि ये आदमी बेकार है, ये आदमी इसने धोखा दे दिया, ये बेच दिया, खुद ही आरोप लगाया, खुद पार्टी से निकाल दिया। वो मतलब मन की मर्जी के मालिक हैं। कभी कोई कमेटी का गठन नहीं किया कि 4 लोग कमेटी इसकी जांच करेंगे कि भाई आरोप नीचे से आया है, नहीं, जिस आदमी को निकालना है मुझवानी। और हमारा समाज देखो, एक बात बताऊं कि गरीब समाज में सबसे बड़ा संकट क्या होता है, जो पढ़ा लिखा समाज नहीं होता, बौद्धिक समाज नहीं होता, कि जो लोग हैं ना, जो पावरफुल लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनसे इन्फ्लुएंस्ड रहता है। आप और मैं आम फैमिली में, परिवार में पैदा हुए, तो वो हमसे इन्फ्लुएंस नहीं होगा, चाहे हम कुछ भी कर दे, कितनी ईमानदारी से बहुत ही योग्यता वाली बात बोले, बहुत ही आप पढ़ लिख के बहुत अच्छी बात बोले, नहीं, वो आप पे विश्वास नहीं करेगा। अगर कोई रसूखदार आदमी, बहुत पैसे वाला आदमी अगर किसी चीज़ को बोल देगा तो वो उस पर विश्वास करेंगे। ये एक अनपढ़ सोसाइटी का एक मतलब कि उनके एक चरित्र होता है। तो हमारा तो पूरे समाज ही ऐसा अनपढ़, कम ना समझ, और कास्ट एसोसिएशन भी जैसे और दूसरों का है। तो हमारी यार, अगर आप सच बोलोगे तो बोलेंगे यार ये क्या है, वो तो 3-4 बार सीएम रही है, वो सच बोलेगी ना। तो मतलब आदमी वो जो बोल रही है एक तरफा, हाँ शेयर करते रहे, वो एक तरफा जो भी कर देती है, समाज ने स्वीकार कर लिया। अभी लगातार भाई एक बात, अब काशीराम जी और इनकी तुलना कर लेते हैं, बसपा वाले दोनों को महान बताते हैं। काशीराम जी ने बोला हम 85 की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि इन लोगों का संसाधन, जो रिसोर्सेज, देश के रिसोर्सेज में इनकी हिस्सेदारी उतनी नहीं है। मायावती जी ने कहा कि भाई तुम्हारा मॉडल तो फेल है, बहुजन सही चीज़ नहीं है, सर्वजन ठीक है। उन्होंने बदला, बहुजन से सर्वजन कर दिया। काशीराम जी बहुजन के समर्थक, मायावती जी सर्वजन के समर्थक आ जाते हैं। काशीराम जी बोल रहे हैं कि परिवारवाद की छाया पड़ने के बाद कोई मूवमेंट बर्बाद हो जाता है, इसलिए मैं परिवारवाद नहीं मचाऊंगा। मायावती जी क्या कर रही हैं कि भाई उनका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहेगा, भतीजा उनका राष्ट्रीय नेशनल कोऑर्डिनेटर रहेगा, उनकी भाभी जी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहेंगी। एक फैमिली से 4-4 लोग, पॉलिटिकल पार्टी घर की दुकान है ये। आप पता है कि अगर आप कोई एनजीओ भी रजिस्टर्ड कराते हो ना सोसाइटी एक्ट में, आप एक परिवार के 2 लोग उसमें जो ब्लड रिलेशन में है ना, उसके वो मेंबर नहीं बन सकते रजिस्ट्रेशन में। जो अगर कोई यहाँ पे जो अगर लॉयर होंगे तो इस बात की सहमति व्यक्त कर सकते हैं। अगर आप कोई एनजीओ भी रजिस्टर्ड कराते हैं, क्योंकि एनजीओ समाज से सहयोग लेता है या सरकार से लोकधन पाता है,
तो उसको है ना व्यक्तिगत, एक व्यक्ति के हाथ में नहीं सौंप सकते हैं, मतलब ऐसा नियम बनाया हुआ है। तो एनजीओ भी रजिस्टर्ड कराते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के भी अपने संसाधन होते हैं जो लोगों से लिए जाते हैं, तो उनको एक व्यक्ति के हाथ में नहीं सौंप सकते, अथाह संपत्ति होती है। तो मायावती जी ने है ना सारे रास्ते बंद कर दिया कि परिवर्तन के, कि कुछ भी हो ये मेरे, आप ये देखोगे कि इस स्तर तक वो गिर गई कि है ना, मतलब आप सोचिए चुनाव से रिजल्ट आ रहा है, उन्हें लगता है कि फिर कोई आंदोलन होगा, कुछ लोग फिर से इस्तीफा मांगेंगे। 2 दिन पहले उनको तो मालूम था कि क्या रिजल्ट होगा, बहुत मेहनत की हुई थी ना उन्होंने, सारे समाज जोड़े हुए थे। ये कहना आसान है कि मुसलमानों ने धोखा दे दिया, भाई मुसलमानों ने कब बोला कि हम तुम्हें वोट दे देंगे? मुझे बताओ कोई बड़े मुस्लिम वोट किसी लीडर ने या मुसलमानों ने बोला कि हम तो इस बार बहन जी के साथ ही खड़े होंगे, और फिर उन्होंने धोखा दे दिया। आप अपनी तरफ से ये टिकट बांट के सोच रहे हो कि हमें वोट दे देंगे, भाई तुमने काम क्या किया ये तो बताओ ना, तुम काम क्या कर रहे हो कि तुम्हें वोट दे देगा कोई? उनकी लीडरशिप आपके पास नहीं, उनके साथ कोई संकट हो जाए, वो चमारों की तरह थोड़ी है कि वो उनको 25 किलो 30 किलो वो पीडीएस वाला है, वो खुश है बस, वो कोई भी सरकार आएगी उन्हें पता है कि भाई पीडीएस का हमें अनाज मिलता रहेगा। वो बिजनेसमैन क्लास है, मुसलमान क्लास है, मुस्लिम जो लोग हैं उन्हें बिजनेसमैन भी अच्छे खासे लोग बाग, उनको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ जाती है बहुत सारी जगह। हमारे समाज को तो वैसी कोई जरूरत नहीं है, हमें तो रोना धोना आता ही है कि हम तो क्या है, रोना धोना दलित कार्ड खेलेंगे, SC ST एक्ट लगाएंगे, वो सब चीज़ें तो हम लोग तो, हमें तो कोई मतलब नहीं होता, वोट दिया है कि हाँ हमने तो अपनी जाति को वोट दे दिया, हमने परिणाम की वो नहीं करना है। तो कोई किसी के बारे में आप बताओ, किसी भी बड़ी किसी लीडर, मुसलमानों ने कोई अपना पैनल बनाया हो, बड़े लीडर्स ने बोला हो कि हम लोग बहन जी मायावती जी सपोर्ट करेंगे या बसपा वोट, नहीं, धोखा दे दिया उन्होंने। भाई आप उपेक्षा रख रहे हो ऐसी, ऐसा तो आप कहीं भी टिकट बांट दोगे, पॉलिटिकल पार्टी खोलोगे, आप कि हमने 150 टिकट मुसलमानों को दिया, धोखा दे दिया, ये कौन सी बेतुकी बात है? फिर मीडिया का मैं बताऊं, मीडिया ने ही उनको फाइट में दिखाया इस बार, सही पूछो तो, खैर उस बात करेंगे। तो अभी आखिरी में उन्होंने क्या किया कि पॉलिटिकल पार्टी जो ये सोने के अंडे देने वाली जो मुर्गी है उनके लिए पॉलिटिकल पार्टी है BSP, उन्होंने जितना कर लिया, हमें कोई शिकायत नहीं उनसे, आपने जितना कमा लिया ठीक है, लेकिन जो ये एक व्हीकल था जिसको इसलिए बनाया गया था, इसको जो पूरे इसको बहुजन समाज पार्टी को, कि पूरे बहुजन आंदोलन इसलिए कि हम लोगों की इससे मुक्ति मिलेगी, तो उस मुक्ति के लिए बनाया गया था। आप कम से कम उसे तो आज़ाद कर दो, उसे आप डेमोक्रेटिक रूप से, आपका सम्मान बचा रहेगा, आप इसमें चुनाव प्रणाली शुरुआत कर दो, विधानसभा स्तर पर चुनाव करवा दो, वहाँ से विधानसभा अध्यक्ष उसके ऊपर के लेवल को चुनेंगे, उसके ऊपर के लेवल ऊपर चुनेंगे, 2-3 जो हिरारकी हैं, उस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। आप ये कर देंगे तो उनकी मानता बनी रहेगी, लेकिन उन्हें ऐसा करना नहीं है, उन्हें अपना भतीजा थोपना है। अब भतीजा थोड़ा सा छोटा है उम्र में, 28-29 साल का होगा, तो थोड़ा सा कि और वो 5-10 साल रह जाए, फिर बाद में तो आप लोग, उनके तो समर्थक बहुत अच्छे हैं, उनके समर्थक इतने बढ़िया हैं कि बोल देंगे कि वो 5 साल से 6 साल से राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है और वो तो बहुत क्रांति कर दी है, और वो त्याग तपस्या बलिदान वो गाथा है, आप जोड़ देंगे। वो तो मुझे मालूम है मायावती जी के समर्थक बहुत खतरनाक है, वो उनको सुनना नहीं, लॉजिकली कुछ भी बात नहीं सुनना, उन्हें लगता है कि हर आदमी जो कुछ भी बात कर रहा है, समाज में अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभा रहा है, वो कहीं ना कहीं किसी से कोई उनको फंड दे रहा है, उनको पैसे दे रहा है, बिकाऊ, उनको यही सब चीज़ें दिखती हैं। कितनी गंदी गंदी गालियाँ निकालते, मैं आपको बोल भी नहीं सकता हूँ, बहुत गंदा गंदा बोलते हैं। तो ये हो गया। अब ये मायावती जी ने अपना उसमें प्रपंच जमा लिया। अब एक बात बताइए आप मुझे, सच में ये महानता वाले लक्षण हैं कि वो जिस पॉलिटिकल पार्टी को उनको साहब ने दे दिया कि आप इस पार्टी को चलाओ, उन्होंने काफ़ी चला लिया, रिजल्ट नहीं दे पा रही, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, समाज में बहुत सारे बदलाव आए, हो सकता है कि समाज इधर भी की गड़बड़ हो, एक कारण ये भी तो हो सकता है कि वो इस उम्र के इस पड़ाव पे उतनी काम नहीं कर पा रही है इतनी एफिशिएंटली। तो वो एक, पिछली बार भी हम गए थे, हमने कलेक्टिव लीडरशिप बात करी, एक कुछ लोग जो है ना वो व्यक्ति से व्यक्ति को एक्सचेंज करने वाले लोग, वो बहुत ज़्यादा घातक हैं। याद रखना, हमें डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म के लिए लड़ना है, चुनाव प्रणाली होनी चाहिए उसमें। अगर आप में से जैसे कि सोनू कुमार जी भरतपुर हैं, अगर वो भी अगर कल राष्ट्रीय अध्यक्ष बने चुनाव प्रणाली से, तो मेरा दावा है कि वो सबको साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उन्होंने हाथ पांव जोड़ के लोगों को मना करके उन्होंने मना कर उनका मत हासिल किया है। आपको पता है, आप MLA बनते हैं तो आप लोगों के पांव पकड़ते हैं, लोगों का हाथ जोड़ते हैं कि भाई मैं, तो आप थोड़ा लिहाज तो रखोगे ना, क्योंकि आपको फिर से ही चुनाव में जाना है। मायावती जी को चुनाव में भी नहीं जाना होता है, वो किसी का लिहाज करेंगी, उन्हें तो बैकडोर से जाना होता है, विधान परिषद। राजस्थान में दूसरी इतनी व्यवस्था नहीं है, अगर राजस्थान में होती तो MLA ना बने कभी, मेरी बात समझ रहे हो आप? यहाँ पर तो CM ही नहीं बनेगी, क्यों? CM बनने के लिए उनके पास बैकडोर है, वहाँ पे वो दुनिया की ऐसी तैसी करेंगी, बाकी के लोग MLA जो हाथ पांव जोड़ के वोट लेके आएंगे, उन MLA के इनडायरेक्ट वोटिंग से वो विधान परिषद में पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने कभी भी, एक नेता का गुण होता है वो एरोगेंट ना हो,
और एरोगेंसी को रोकने के लिए 5 साल में उसको चुनाव में जाना होता है, लोगों को जवाब देना होता है। आप देखो कि आज उन्होंने, पता है आप उनको, उन्होंने सारे, आज वो, कल मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने अपने अपने पहले तो वो जो अपने प्रेस वार्ता में वो क्या कहते हैं, स्पोक पर्सन ही नहीं बनाती थी वो, अब स्पोक पर्सन कुछ बना दिए तो उनको वो दिया हिदायत कि आप मीडिया में नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाएंगे? मीडिया में उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भाई ये कैसी है आपकी 10 लोगों की कमेटी बनाई है, वो उसमें डाली हुई है 10 लोगों की कमेटी है, 10 लोगों की कमेटी में आप सुनिए नाम, मैं आपको बताता हूँ। मायावती जी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका भाई है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उनका भतीजा है कन्वेनर, नेशनल कन्वेनर, उनकी भाभी है राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष। ये 4 तो एक परिवार के लोग हो गए और एक बंगले में रहते हैं। फिर बाकी के 3 और हैं, मित्तल जी, श्रीधर जी और एक मेवालाल जी, उनके एड हैं, वो पर्सनल सहायक हैं, मतलब कुछ काम करते हैं। 7 ये हो गए, तो 4 और 3 7 ये लोग हैं। 3 लोगों में मिश्रा जी हैं जो उनके बहुत ही घनिष्ठ हैं, लॉयर भी हैं, उनके सीए भी हैं, जो बिजनेस उनके देखते हैं। तो ये कुल मिला के उनकी नेशनल कमेटी। अब इसमें आप प्रतिनिधित्व देखो, आप कह रहे हो 85 की और 100 की लड़ाई लड़ेंगे। आप इनका, काशीराम साहब ने 85 की लड़ाई के लिए टूल बनाया था ना इसको, कि 85 की लड़ाई के लिए ये हमने प्लेटफॉर्म तैयार किया। इसकी हकीकत बताऊं आपको क्या है, इन 10 लोगों में एक भी आदमी ओबीसी का नहीं है, एक भी आदमी आदिवासी नहीं है। 85 में ये लोग 70% लोग हैं। दलित तो पूरे देश में 15-16% ही है ना, बाकी लोग जो 70% है उनका तो आपकी पार्टी में प्रतिनिधित्व नहीं है। और आप लोग बोलते हो कि ये लोग हमें वोट नहीं करते, ये हिंदुत्ववादी हैं और ये लोग बहके हुए लोग हैं। अरे हम लोग उनसे अपेक्षा रखते हैं, हम मूर्ख हैं, हम लोग पागल हैं, हमें पागल कहना चाहिए कि हम लोग इस स्थिति में भी हम लोग चाहते हैं कि लोग हमको वोट कर दें। कौन वोट करेगा? अरे भाई मेरे, आपका तो कास्ट एसोसिएशन है, जो चमार जाति के हैं, चमार जाटव हैं, उनको तो दिखता है कि भाई उनका नेता, उनकी जाति का आदमी मंच में बैठा हुआ है। बाकी जातियों को नहीं दिखता ना अपना प्रतिनिधित्व, वो किस आधार पर आपको वोट करें? कल उनके साथ कोई संकट पैदा होगा, वो हेल्प के लिए कहाँ जाएंगे? आपके नेता तो आपसे नहीं मिले। आप में से कोई आदमी बोले कि मैं 4 दिन में मिलकर बता दूंगा मायावती से, लाओ बोलो यहाँ पर लिखो कि मैं 4 दिन में मिलकर फोटो खिंचा के भेज दूंगा। हम लोग अपने नेता से मिल नहीं सकते, तो कौन आदमी ऐसे व्यक्ति को वोट देना पसंद करेगा कि जब उन्हें संकट आए तो वो उनको जाकर अपना रोजना भी या दुख भी जाकर नहीं रो सकते? तो यही आपको देखना पड़ेगा। आप गलत उम्मीदें कर रहे हो। अभी कोई आके आपको चार मायावती जी बोल देंगे नहीं, हम इस बार, मैं आपको बताऊं कि मैं दिसंबर में लखनऊ गया, तो लखनऊ गए तो लखनऊ में तो हमारे कुछ लोग तो हैं ना, वैसे लोग जो कुछ भी हैं, तो हम लोगों ने कहा कि चलो घूम के आते हैं। तो हम बीजेपी के कार्यालय के सामने से निकले, ओ साहब क्या 300-400 गाड़ियाँ इधर उधर, पूरी गली जाम कर रखी थी, पैक्ड, मतलब कि टेक्टारते हो की लाइन, सपा के सामने आसपास, वो इवन कांग्रेस के कार्यालय के सामने भी भीड़ थी और बसपा के कार्यालय के सामने कुछ था ही नहीं। उस दिन के बाद में जितने भी लोगों से मेरी बात हुई होगी, जितने लोगों ने मेरे को फ़ोन किया, मैंने बोला कि बसपा अपने जीवन काल का सबसे घटिया रिजल्ट इस बार देने वाली है। लोगों ने नहीं मानी बात, और शुरू में आप लोग तो जो भी सच बोलता है आप लगते हो कि मेरा कोई इसमें पर्सनल, अरे भाई मैं आपको बाद में बताऊंगा। हम लोग शांति थे इस समय में, और जो हम लोग साथ में थे सबको लगाया कि भाई तुम सपोर्ट करो, बन जाए सरकार तो अच्छी बात है, वरना लोग हमें इस चीज़ का कसूरवार मानेंगे। जब वहाँ पे कुछ लोग है नहीं टिकटार्थी, अब क्या हुआ कि जब समय आया, भाजपा ने कुछ लोगों के टिकट काटे, एग्जिस्टिंग एमएलएज के, तो दौड़ के बसपा के पास टिकट लेने पहुँच गए। सपा ने टिकट काटे कुछ एग्जिस्टिंग के, वो लेने पहुँच गए, तब भी बात नहीं बनी, माहौल बना नहीं। अमित शाह जी आए कि नहीं अभी बसपा में दमखम बाकी है, वो फाइट से बाहर नहीं है, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया। बीजेपी का सारा आपको पता ही, नेटवर्क मीडिया में अच्छा खासा है, उन्होंने पिक किया, इसको फटाक से चौथा कॉलम उतार दिया कि बीएसपी फाइट में। तो हमारा समाज तो बेचारा अनपढ़ समाज है, समझता है नहीं है, लॉजिक आता ही नहीं है, क्योंकि चमत्कार पे भरोसा है। और मायावती जैसे चमत्कारिक पुरुष, उन्होंने बोल दिया कि भाई हम तो फुल बहुमत की सरकार बना रहे हैं, तो फिर कोई इसमें कोई किसी की सुनना ही नहीं है, फिर लॉजिक की बात ही नहीं करनी है। अगर मैं उनसे कहूँ कि भाई कैसे बना रहे हो, कैसे जीत रहे हो, तुम्हारे पास कोई अपनी कास्ट के अलावा कोई दूसरी कास्ट का वोट है नहीं है, और आपकी कास्ट के पास ये मनोबल नहीं है कि जब आपको, देखिए हम स्थानीय स्तर पर होते हैं तो हमें सब मालूम होता है कि ये कास्ट का वोट हमारे पास नहीं, ये कास्ट का वोट नहीं है, ये कास्ट का वोट नहीं, यानी कि हम अकेले हैं, और अकेले हम कभी भी एमएलए जिता नहीं सकते। फिर क्या करते हैं, स्थानीय स्तर पर हम अपने अपने उल्लू सीधा करते हैं। ये जनरल मेंटेलिटी है, वही हुआ अभी। तो लोग लग गए कि देखो हम तो साहब फुल बहुमत की बना रहे हैं, फर्स्ट फेज में तो हमने क्लीन स्वीप मार दिया, ये स्वीप मार दिया, वो स्वीप मार दिया। मैं बीचों बीच में ही बोला कि देखो भाई साहब, छुपा के मैंने लिखा कि देखो अधिकतम बहुत अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हो तो अभी अधिकतम 20 सीट आ सकती हैं, तो वो सही है। बाकी तो मैंने 5-7 का ही अनुमान, सभी 5-7 का ही बोल रहे थे। भाई कोई
टिकट लेने वाला नहीं, आपकी कोई तैयारी नहीं, और कल वो बोल रहे हैं कि हमने जो प्रयास किया, परिश्रम किया, उसका हमें आउटपुट उतना नहीं मिला। आप ईमानदारी से बोलो, यहाँ पे लोग दिल पे हाथ रख के बोलो, उनका परिश्रम, प्रयास उनकी पार्टी का कहीं दिखता है? कहीं भी। आखिरी में टिकट बेचने के अलावा कोई प्रयास कहीं दिखता है? और टिकट में भी ईमानदारी नहीं है भाई साहब। साल भर कोई मेहनत कोई करेगा, आखिरी में उनको, अभी वो इस चीज़ के लिए बहुत फेमस है, अभी कहेंगे कि मेरे को उससे भी दिक्कत नहीं, पैसा वैसा लो, पार्टी की सेहत, पार्टी तो उनकी नहीं है ना, कोई की इंजीनियरिंग यार, वो साइलेंट बोर्ड पर भी बोलिए सोशल इंजीनियरिंग। देखो, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, हर कास्ट को हमें वोट दे, हर कास्ट की हमने रिप्रेजेंटेशन रखनी होती है, वो कोई सोशल इंजीनियरिंग नहीं होती है। ये 2007 की जीत में बहुत सारे फैक्टर्स थे, उस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। देखिए, हम भारत, पता है आपको, भारत आज़ाद हुआ, भारत जब आज़ाद हुआ तो उसी सेकंड वर्ल्ड वार के साथ में देश, विश्व में सारे देश आज़ाद किए गए थे, क्योंकि जो सेकंड वर्ल्ड वार इसीलिए लड़ा गया था साम्राज्यवाद के खिलाफ, साम्राज्यवादी शक्तियों, साम्राज्यवाद के खिलाफ वाली शक्तियों में। तो उसमें गांधी जी का भी रोल हो सकता है, बाकी देश का भी जनता रोल हो सकता है, इंटरनेशनल परिस्थितियों का भी रोल था। इसको हमें समझना पड़ेगा। देश के अंदर जो हम लड़ रहे थे अंग्रेजों से आज़ादी के लिए, उसका एक रोल था, लेकिन एक विदेश में जो चल रहा था ना कि वर्ल्ड वॉर छिड़ा हुआ था साम्राज्यवादी शक्ति और इनकी शक्तियों के बीच में, तो उसका एक बड़ा रोल था। तो इसलिए आज़ादी मिल गई आसानी से, बाकी हमारी उतनी बड़ी तैयारी नहीं थी, और अगर वैसी तैयारी होती तो फिर इतना गंदा सिस्टम नहीं होता वहाँ पे। मतलब जिसे बोलते हैं प्रीमेच्योर बेबी, तो प्रीमेच्योर आज़ादी हमको मिल गई, जिसकी हम कीमत आज तक नहीं समझते, आज़ादी का मतलब ही नहीं समझते। तो ये हाँ, तो 2007 में रिजल्ट के बहुत सारे वो थे कि एक बीजेपी का भी उतना नहीं था कि हम लोग वो जीत पाएंगे। तो देखो, बीजेपी, मैं इसमें बता दूं कि बीजेपी का जो वोट बैंक है, खासकर अपर कास्ट वाला जो है, वो सपा को, जब खाने पीने की बात आएगी तो सपा के लोगों को ज़्यादा पसंद करेंगे वो, ठीक है ना, लेकिन पॉलिटिक्स की बात आएगी तो वो मायावती को ज़्यादा पसंद करेंगे। इसका भी एक केमिस्ट्री है उसका। वो लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, लोग मेरे से पूछते हैं यूपी में कि अपर कास्ट ऐसा सोचता है कि अगर बीजेपी नहीं आ रही है तो बसपा को ले आओ, सपा को पसंद नहीं करता है, मतलब जो लोग, उसका ऐसा कारण है कि सपा के पास अपना खुद का माफिया है, खुद की कास्ट का, जैसे जुड़े हुए लोग हैं, मुस्लिम हो गया या यादव समाज हो गया, वो मजबूत समाज है और उनका खुद का माफिया है। मायावती जी का समाज है, माफिया नहीं है। तो क्या है कि जो अगर बसपा की सरकार आएगी तो बीजेपी का जो माफिया है ना, वो इजीली मायावती से साथ सेट होकर कमा सकता है। तो अगर सपा की सरकार आती है तो उनकी जो माफिया है, जो बीजेपी का जो माफिया है, जो धंधे, गलत धंधे, वो लोगों को छुट्टी पे जाना पड़ेगा, उनको ख़त्म होना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। इसलिए वो है ना, सुरक्षा महसूस करेंगे। अगर वो ख़त्म होंगे जिस दिन, वो फिर मायावती जी को ही ढूंढेंगे। मायावती जी उसी का इंतजार करती हैं बेसिकली, कि जैसे ही उनको लगेगा कि सपा बहुत तेज़ी से आ रही है तो वो है ना पलट कर बीएसपी को कर देंगे। वो इसी उम्मीद में थी, इसलिए उन्होंने वो काम भी नहीं किया। अब इसी उम्मीद में उन्होंने क्या किया कि बंटाधार, उनको ये लग रहा था कि यही होने वाला है, सपा अच्छी खासी मेहनत कर रही है और दिख भी रहा है, उन्होंने ढीला छोड़ा हुआ है, और जैसे ही होगा ये तो है ना बीजेपी, लेकिन बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में है। अब मैं बताऊं, बीजेपी को हराना क्यों असंभव है इन लोगों के। ये लोग गला फाड़ते रहते हैं कि हम हरा देंगे, वो हरा देंगे। बीजेपी ने चाहे झूठे ही सही, ये सबका साथ बोल रखा है ना, सबका विकास तो करे ना करे, लेकिन सबको साथ पकड़ रखा है उसने। बहुत सारे छोटभइयों नेताओं को उसने जोड़ा हुआ है बीजेपी ने स्थानीय स्तर पर, उतने कांग्रेस के पास भी नहीं है। आपको पता है कि हर साल कुछ युवाओं में से, कुछ लोग में से, हर इंसान की महत्वाकांक्षाएं होती है, मेरी भी हो सकता है पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाएं हो, ऐसे हजारों लोग तैयार होते हैं पॉलिटिकली। तो आपको पता है कि जितनी भी ये सेकुलर धड़े की पार्टियां हैं, बसपा हो गई, राजद हो गई, सपा हो गई, एनएलओ हो गई, ये हो गई, ये इन लोगों ने अपनी अपनी कम्युनिटी की लीडरशिप को क्रश किया है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इन कम्युनिटीज ने अपनी अपनी लीडरशिप को, जो नई उभरती लीडरशिप को क्रश किया है, और इन्होंने सुरक्षा पाने के लिए बीजेपी को लिया है। आप अगर अध्ययन करेंगे सीधा सा कि, तो इन लोगों ने जो इनको बचने के लिए, प्राण बचाने के लिए, जैसे कि इन लोगों को ये सेकुलर वाली मौका नहीं देंगे, बीजेपी वाला इसको फटाक से कैच करेंगे। तो छोटे नेताओं को, जो सबका साथ वाली बात है ना, उसको इन्होंने, बीजेपी ने जोड़ा हुआ है। दूसरा, बीजेपी एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की पार्टी है। उद्देश्य भूल जाइए कि वो क्या करना, मनुवादी लाना चाहता है और ये लाना चाहता है, वो सब चीज़ नहीं जाएंगे हम। आप कभी ये 4 साल पहले कल्पना कर सकते थे कि इस पार्टी का 5 साल पहले, 10 साल पहले कि अमित शाह इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, या फिर कोई जेपी नड्डा नाम का कोई आदमी आएगा? आप लोग होते तो अटल बिहारी लाल कृष्ण आडवाणी के आंसू देख के, अरे नहीं यार, इस आदमी ने जीवन दे दिया, यही राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए ना,
वो प्रैक्टिकल थे। उन्हें लगा कि यार ये आदमी थक चुका है, 2 बार ही पीएम इन वेटिंग, 2 बार इनकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा, हम जीत नहीं पाए। मोदी के पास संसाधन है, उसके पास एक कुछ प्रोजेक्ट जो उन्होंने बताया कि वो जीत सकता है, तो उसने वो करा और उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को कही भाई तुम बैठो, ठीक है ना, तुम बैठो। आपके सामने सामने लाल कृष्ण आडवाणी जी को उन्होंने साइड में कर दिया सिर्फ इसलिए जीतने के लिए। अगर आपकी तरह भावुकों के सोचते वो, तो जो बीजेपी 10 साल में रूलिंग कर रही है वो नहीं कर पा रही होती, ठीक है ना। वो कर रहे हैं। आपके जितने भी सवाल है ना, बीजेपी आंसर कर सकती है। कांग्रेस क्यों वो जा रही है? देखिए, जमीन से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें होती है। कांग्रेस के नई जो लीडरशिप है, राहुल गांधी जी और खासकर प्रियंका गांधी जी, वो जिस माहौल में पड़े बढ़े हैं ना, राजनीतिक जो गंदगी नीचे जमीनी स्तर पर है कि कैसे उनके कोर वोटर कौन है कांग्रेस के, दलित हो गया, मुसलमान हो गया, दलित आदिवासी मुसलमान, ये इनका कोर वोटर है, जिसके दम पे इन्होंने 55 साल राज किया कांग्रेस ने। इनको सही में नहीं पता होगा कि उनको मूर्ख कैसे बनाया जाता है, उनके वोट लेके उनकी ऐसी तैसी कैसे की जाती है। मैं राजस्थान की बात बता दूं, बीजेपी के खिलाफ माहौल बना दिया कि भाई बीजेपी को हराना है, हम लोग भी शामिल हो गए, भाई बीजेपी को हराना है, ये किया वो किया, कांग्रेस को लिया है। अभी पॉलिटिकल नियुक्ति हुई 44 आयोग उनकी संगठनों की पॉलिटिकल नियुक्ति। 2 में साहब जो SC ST से जो नाम जुड़े हुए हैं, जिनमें दूसरों को लगा ही नहीं सकते हैं, उनमें SC वालों को दिया। अगर 17% इनकी आबादी है दलित समाज की, 17% आबादी, और अगर टोटल कांग्रेस के पड़े वोट देखे जाएं तो 30% वोट तो अकेले दलित समाज के हैं। तो 44 में से 30% इनको वो मिलनी चाहिए थी, मिली वही 2। 15% आबादी, 16% आबादी के हिसाब से देखो तो इनको कम से कम 7-8 मिलने चाहिए, तो नहीं मिले। तो ये इनका मोडस ऑपरेंडी है कि करेगा वोट कौन देगा। तो ये लोग कभी भी उस चीज़ को, न्याय को स्थापित कर ही नहीं सकते, ये खुद इनका मॉडल फेल है। तो ये जितनी भी सेकुलर धड़े की पार्टियां हैं ना, ये गंद मचाए हुए हैं, ये परिवारवादी तो है ही, साथ में इनका संतुलन भी खोया हुआ है। इसलिए बीजेपी, मैं बताऊँ ना, बीजेपी से भी नाराज है लोग बाग। बीजेपी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। और ये जो मूर्ख लोग हैं जो बोलते हैं हिंदुत्व के नारे के, नहीं, हिंदुत्व के नाम पर नहीं जीती है बीजेपी जीती है सबका साथ। उसने विकास नहीं किया सबका, लेकिन उसने बहुत सारे उनके जो लोग हैं ना, बहुत सारे लोगों को अपने पूल में शामिल किया हुआ है, और वो परिलक्षित होता है वो लोग। अभी उन्होंने सरकार बना दी वहाँ पे यूपी में। आप देखना, आप, मेरा अनुमान है ऐसा कि किसी दलित को वो डिप्टी सीएम बना देंगे। क्यों? उनको वो जनता की साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं, वो समझ रहे हैं। उनके पास उनका मोदी है ना, एक कार्यकर्ता के पाँव छूने के गट्स रखता है। आपका नेता किसी छोटे कार्यकर्ता के पाँव छूने के गट्स नहीं रखता है। आपका नेता क्या कर सकता है? किसी ने पूछ लिया सवाल, ये आदमी तो बिकाऊ था, दलाल था, इसलिए हमने इसको पार्टी से बाहर कर दिया, ये आपका नेता कर सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, कमियों पे बहुत सारी बात हो गई। बात यह है कि हम बहुत सारे इसमें बोल सकते हैं रात दिन। फिलहाल बात यह है कि आप में से पता नहीं कुछ लोगों को ये लगता होगा कि बीएसपी इस तरीके से आगे बढ़ सकती है, लेकिन आप उसके लॉजिक लिख दीजिए, समझा दीजिए। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी हो सकता है, क्योंकि अगर वो ऐसा कर पाती तो उन्हें कर देना चाहिए था। अगर नहीं कर पाई, वो ऐसा कर सकती तो नहीं कर पाई, तो वो तो ज़्यादा दोषी हुई, ठीक है। दूसरा ये कि बीएसपी को जिंदा रख सकते हैं, तो उनकी बगैर हम लोग देखो यार, ये ईवीएम वाली बात मत किया करो, ठीक है ना। ये ईवीएम वाली बात मत किया करो समय समय पे। अभी देखो वहाँ पे पंजाब में देखो जाके, और हाँ, मायावती जी के तो नज़र में पंजाब में इलेक्शन ही नहीं हुआ। उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, तो यूपी के अलावा तो बाहर उनकी कोई उनकी चिंता पंजाब के लिए। पंजाब भी अपने आप में एक स्टेट है, और बाकी जहाँ पे भी चुनाव हुए हैं वो भी एक स्टेट्स हैं, लेकिन उनकी परेशानी, वो एक राष्ट्रीय नेता, अगर वो राष्ट्र नहीं संभाल पा रही हैं तो भाई किसी और को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो, आप स्टेट ले लो। आपका प्राइम इंटरेस्ट तो उनका यूपी है, मायावती जी का प्राइम, सेकेंडरी, टर्सरी सारा इंटरेस्ट तो उनका यूपी है। तो भाई बाकी प्रदेशों की आप ये देखो कि अहम मध्य प्रदेश में बरिया एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुके थे, वो भी सीएम की एक बार फाइट में आ गए, बहुत अच्छा माहौल था उनका, वो अच्छा कर सकते थे। हाँ, तो उन्होंने उसको भी आके निपटा दिया, और फिर बाद में उस पर लगा दिया कि भाई इतना बड़ा। भाई मैंने उनकी स्थिति 2-3 साल पहले देखी थी। देखो किसी के पास पैसा होता है ना साहब, वो बोलता है, मुँह से ना बोले, उसके रहन सहन, खान पीने से, उसके रहने के स्टाइल से बोल देता है, तो वो दिखता है। उन्होंने जितने भी, और एक काशीराम साहब के साथ चले हुए लोगों का सबसे बड़ा जो गड़बड़ क्या रहा कि जब साहब ने घोषणा की मैं मायावती जी को अपना उत्तराधिकारी बना रहा हूँ, तो कम से कम कुछ वॉइसेज आनी चाहिए थी कि साहब देखो, आप एक तरफा इनको बना रहे हो, उससे अच्छा है कि आप इन्हें चुनाव प्रणाली का एक सहारा ले लीजिए। एक किसी को बोलना चाहिए था, अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, वो भी चलो हो गया एक्सेप्ट।
मायावती जी ने काशीराम साहब के साथियों को एक एक करके निकालते रही, लात मार मार के। जब 100 में से एक पहले को निकाला तो बाकी 99 वाले बोल रहे थे कि यार ठीक है, जो माल था 99 वालों में बटेगा। अब एक एक करके उसने सबको निकाला उसने, पार्टी को ख़त्म कर दिया। आज आपकी तारीख में हम युवाओं को भागीदारी देंगे। बात बताऊं, युवाओं को भागीदारी, 15 साल से पुराना कोई वर्कर नहीं है आपकी पार्टी में। जो दो चार, जो हर स्टेट में दो चार पले बड़े लोग हैं ना, जिनका घर परिवार चलता होगा इस पार्टी से, में भी वही लोग हैं। वरना 15 साल से पुराना आपके जिला के स्तर पर, विधानसभा के स्तर पर कोई 15 साल से पुराना आपका एक भी वर्कर आपको नहीं मिलेगा। सब समझ गए इस चीज़ को कि ये सिस्टम क्या है। सबको निकाल के, जिन्होंने क्वेश्चन किया निकाल के फेंक दिया। हाँ, राजस्थान में तो बहुत सारी संभावनाएं थी भाई। अभी तो राजस्थान तो हीरो स्टेट है। राजस्थान में तो बिना लीडर के आप 6 एमएलए जिता चुके हो। मायावती जी तो, जो जहाँ पे साक्षात मायावती जी यूपी में बैठी हुई हैं, वहाँ 400 में से एक सीट निकाली, तो यूपी वाले तो, राजस्थान वाले तो हीरो हैं। हाँ, तो ये है। तो अभी लोग, हमारा आने का मेन अब कारण पर हम आते हैं। इतनी सारी तो हमने बैकग्राउंड में बात की, तो इतने में तो आप समझ गए होंगे कि अभी ये मायावती जिस हिसाब से पार्टी चला रही है उस हिसाब से सफल नहीं होगी। हम लोगों को कुछ ना कुछ इसमें लीडरशिप में बदलाव करना पड़ेगा, इसे डेमोक्रेटिक बनाना पड़ेगा। अलग लोगों को जिनका हम दम भरते हैं, जिनका वोट चाहिए, आपको वोट तो चाहिए सबका, लेकिन आप अपनी पार्टी में भाग। अच्छा, आप कितना गंदा लगता होगा, सुनो मेरी बात, आप मुझे बताओ, कोई पॉलिटिकल पार्टी आपसे वोट मांगने आए या उम्मीद करें, आपको गालियां देगी तुम साले नालायक हो, सॉरी पार्डन माई लैंग्वेज, आपसे उम्मीद कर रहे हो, आपको गालियां देके आप तो नालायक हो, ये आप तो उसमें नहीं लड़ रहे हो, साथ में नहीं आ रहे हो, और आपकी पॉलिटिकल पार्टी में, उस पॉलिटिकल पार्टी में उस आदमी की कास्ट के अलावा किसी आदमी का प्रतिनिधित्व ना हो, आप बताओ उसका वोट मांगना कितना 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 जायज आपको नजर आता है। हमारी पॉलिटिकल पार्टी में किसी कास्ट कम्युनिटी का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मेरे भाई। ये आपको देखो इस चीज को, आप किस उम्मीद से आप ये बोलते हो कि ये ओबीसी वाले तो, ये तो नालायक है, ये तो हिंदूवादी का झंडा। भाई कोई ना कहीं तो कोई जाएगा यार, कहीं ना कहीं तो जाएगा। कांग्रेस ने भी लंबे समय तक रूल किया, उन्होंने भी दुख तकलीफ का कोई इलाज नहीं देखा, उनकी भी मठाधीशी से परेशान हो गए लोग। तो बीजेपी, बेसिकली बीजेपी को जो जगह रास्ता तैयार किया ना, बीजेपी ने नहीं किया। मैं बोल रहा हूँ कोई हिंदुत्व के नाम पे वोट नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आपको ऐसा ही मिलकर फ्रंट तैयार कर दो ईमानदार लोगों का, ठीक है ना, डेमोक्रेटिक रूप में कोई पार्टी आ जाए यहाँ पे। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ बीजेपी इस देश में कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि बीजेपी की जमीन नहीं है इस देश में। कुछ लोग 2-5% जो करते रहे कि हम राम को लाएं इसलिए जनता हमको ले आई, ये नहीं, गलत बात है वो। ये चीज़, ये मिथ्या वो है ना, वो फैलाना चाहते हैं मैसेज कि हम इस कारण से जीते हैं। नहीं, वो इस कारण से जीतते तो इतनी मेहनत नहीं करते वो लोग। मुझे पता है कितनी मेहनत करते हैं वो लोग। बात, वो लोग किन किन लोगों को टच करते हैं, वो दुश्मन से दुश्मन लोगों को भी टच कर लेते हैं फ़ोन करके कि भाई हमारे साथ आके जोड़ो। इन लोगों में ऐसी आदत नहीं है। ये खासकर ये जो सेकुलर धड़े की पार्टियां हैं, इनको तो ऐसा लगता है कि मुसलमान एक मुश्त वोट मिलेगा। एक्चुअली सबसे बड़ी जो दिक्कत पैदा की है मुसलमानों को, मैं बड़ा नाराज़ रहता हूँ। शुरू से ऐसा बना दे कि मुसलमानों को एक मुश्त वोट पड़ेगा, एक मुश्त वोट पड़ेगा, इसी के रिएक्शन में सारा गड़बड़ हो गया। अभी भी सारी पार्टियां सोचती हैं सेकुलर कर लो, हिंदुत्व के खिलाफ थोड़ा बोलो और ये मुसलमान एक तरफ वोट कर देंगे। मतलब ऐसा इन्होंने, अब ऐसा मुसलमानों ने ऐसा क्यों बना रखा अपने अपने बारे में, उसको है ना क्लियर करना चाहिए उनको। अपनी है ना छवि बदलनी चाहिए, क्योंकि ये डेमोक्रेसी का अकॉर्डिंग नहीं है। मैं तो अपने समाज से ही बोलता हूँ कि ये है ना, कोई किसी पार्टी में जा रहा है, आप कहीं, जो आपकी फेवरेट पार्टी कोई भी हो सकती है, लेकिन आप इस तरीके से है ना डेमोक्रेसी को है ना डिफॉर्म करोगे ना, तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। जिस दिन आपकी पार्टी, दूसरी पार्टी आ गई सत्ता में और आप उस पार्टी में आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो आपको विपक्ष में बैठना पड़ेगा, जैसे हमारे साथ हो रहा है। हमारे साथ तो बहुत होता है ऐसा। मैं जाटो कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, चमार कम्युनिटी। राजस्थान में बीजेपी की आदत हो तो गांठने नहीं, हालांकि वो लिहाज उस हिसाब से करते हैं इसे हिंदुत्ववाद के एजेंडे पे कि उन पर ये उंगली ना उठे कि तुम तो दलितों के साथ ऐसा करते हो। कांग्रेस तो उतनी भी जहमत नहीं उठाती। तो कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस के जो मठाधीश हैं वो तो कहते हैं तो चमार साहब ये तो बीएसपी का वोटर है, वोट कहीं भी दिया हो कांग्रेस को मिलता है। अभी तक बीएसपी कितनी भी यहाँ पे रही हो, कितनी भी यहाँ पे 70% जो दलितों का वोट है पूरे प्रदेश में कांग्रेस को ही मिलता है साहब। 70 नहीं तो 60 मिल जाता है, कांग्रेस को ही मिलता है। लेकिन कांग्रेस कभी भी जहमत नहीं उठाई। कांग्रेस तो कहेगी ये तो साहब ये उसके मायावती जी के वोटर हैं। तो हम तो विपक्ष में 20 साल से, अब यूपी वालों को भी विपक्ष में बैठना पड़ेगा। आपने बीजेपी को वोट किया कई जगह सपा को, किसी भी सरकार आ जाए आप विपक्ष में बैठना तय है आपका। आपने ऐसी छवि बनाई हुई है, जाट समाज ने ऐसी छवि नहीं बनाई हुई है किसी पॉलिटिकल पार्टी से, अन्य किसी समाज ने नहीं बनाई है। एक तो मुसलमानों ने ऐसी छवि बना दी कि ये इस पार्टी को वोट नहीं दिया होगा, एक ये ले दे के दलितों में चमारों ने ऐसी छवि बना दी है कि ये कोई भी जीते ये विपक्ष में इनको बैठना इनकी नियत ही है।
इनके खुद के कुकर्मे से कर्मे से कि इन्होंने अपनी ऐसी छवि बना दी है कि किसी भी सरकार बने इनकी तो भागीदारी रहेगी नहीं। अब ये खुद की पार्टी इनकी सरकार बनाए तो इनकी भागीदारी हो सकती है। वहाँ भी इनकी लीडर मायावती जी है, तो वो उनसे बात करेगी जो, और इनके लोग भी उसी बात के समर्थक है कि तेरे से क्यों बात करेगी मायावती, तू किस लायक है। उनका समाज तो गरीब है, तो उनसे वो क्वेश्चन करके शांत करा देते हैं। तो फिलहाल मैं आखिरी पे आता हूँ कि हम लोग है ना, पिछली बार भी प्रयास किए 2018 में, तो लोगों को बड़ा डर था क्या मायावती जी को चुनौती दी जा सकती है। देखिए हमारी लड़ाई मायावती से व्यक्तिगत नहीं है, हमारी लड़ाई है सैद्धांतिक, पहली बात सुन लो। और हमारी मायावती से भी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है जो बसपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो फिलहाल में मायावती जी है। मेरी बात सुनो, हमारी लड़ाई मायावती जी से नहीं है, हमारी लड़ाई उनसे है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बसपा की, और बसपा से हमारा भविष्य जुड़ा हुआ है और भूत भी जुड़ा हुआ है, पास्ट की मेहनत भी जुड़ी हुई है और भविष्य जुड़ा हुआ है, इसलिए हम वहाँ से क्वेश्चन करते हैं। तो हम लोगों ने पहले भी किया, तो लोगों को उन्होंने तो देवता बना रखा है कि उसको तो चैलेंज क्वेश्चन ही नहीं कर सकते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन किया 2018 में, हम गए कि काशीराम साहब की पार्टी का आधार मूल्य ये था, उस समय कांग्रेस रूल कर रही थी, कांग्रेस में हमारा समाज था, तो उन्होंने बोला कि ये परिवारवादी पार्टी है, मठाधीशी चलती है यहाँ पे, जिन लोग वोट किसी का राज कोई और कर रहा है, ठीक है ना। तो उन्होंने पार्टी बना दी कि हम लोग सबको महत्व देंगे। आज की तारीख में आप क्या कर रहे हैं, वही तो हम लोगों ने विरोध किया मायावती जी का कि भाई परिवारवाद नहीं चलेगा। हमने 2007 से पहले, चुनाव से पहले ऐसा शोर मचा था, याद है 2007 के इलेक्शन से पहले मायावती जी ने एक घोषणा की थी कि मेरे बाद मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरी पार्टी का मेरे परिवार से नहीं होगा और मैं अपने परिवार को इसमें नहीं लाऊंगी राजनीति में, ऐसा घोषणा की। और मेरे से इतना छोटा होगा और इतना होगा, ऐसा करके उन्होंने घोषणा करके शांत कर दिया। उस समय क्वेश्चन उठा, हम शांति से बैठे, लेकिन लोगों का ये लोग, मैं बताऊं जो साथ चले वो लोग, और उन्होंने ये बोला कि ये बहुत लालची किस्म की इंसान है, ये इस पार्टी की आखिरी बूंद तक निचोड़ के बैठेंगी, ये पार्टी को आगे सौंपेंगे नहीं, ये अपने परिवार को देके जाएंगे, उसे प्रॉपर्टी समझती हैं उसे, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। वही हुआ आखिरी में, वही आखिरी में। अगर वो लालची नहीं होती तो लीडरशिप बनाती वो हमारे समाज में। आज किसी प्रदेश की उन्होंने लीडरशिप पैदा नहीं होने दी, खत्म कर दिया सारी प्रदेश की लीडरशिपों में, और उनके समर्थकों ने दूसरी पार्टी के बाहर लीडरशिप पैदा नहीं होने दी। आपके पास कल कोई संकट पैदा हो जाएगा ना, तो आपके पास कोई लड़ने वाला इंसान नहीं, आपकी कोई वॉइस नहीं मेरे भाई, आपकी कोई वॉइस नहीं। आप कहते हो मीडिया सुनती है, मीडिया भीड़ को नहीं सुनती भाई साहब, मीडिया सुनती है किसी वॉइस को। आपके पास कोई वॉइस नहीं है, आपके पास कोई नेता नहीं है, ना राजस्थान में आपके पास कोई नेता है, ना मध्य प्रदेश में कोई नेता है, ना पंजाब, कोई नेता नहीं है आपके पास भाई साहब। ये तो ड्यूटी इंचार्ज हैं, मायावती जी के इंचार्ज हैं कि उसने इंचार्ज लगा दिया वहाँ पे, इंचार्ज वो इंचार्ज हैं, ड्यूटी इंचार्ज हैं। कब कोई कहाँ चला जाए, 1 महीने में 2 महीने में, वो कोई लीडर नहीं है। तो आपके पास आपकी लड़ाई लड़ने वाले कोई नहीं है। तो अभी हम लोगों ने ये सोचा कि मायावती जी से इसको क्या, पहला क्वेश्चन लोगों का ये होता है, लंबा हो रहा है थोड़ा सा, आप सुनिए, क्या बीएसपी को मायावती जी के चंगुल से या उनके परिवार के चंगुल से आज़ाद कराया जा सकता है? तो बहुत सिंपल सा आंसर है, लीगली भी उनको चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि लीगली भी वो फॉल्ट में है बहुत जगह। दूसरा, किसी भी डेमोक्रेसी में किसी नेता का जो पूरा का पूरा जो वो अस्तित्व होता है वो जनता के समर्थन से जुड़ा होता है। अगर उनका नैतिक आधार पर हम चोट करें कि नैतिक आधार ही नहीं बचा उनको अब आगे पार्टी चलाने का, तो शायद शर्म खा के उनके लोग प्रचार बंद कर दें, उनसे क्वेश्चन करें, उनके लोग जो प्रचार में जाए लोग क्वेश्चन करें कि भाई क्यों नहीं चेंज कर रहे हो आप। मायावती जी का अगर व्यक्तिगत इंटरेस्ट नहीं है तो क्यों चेंज नहीं कर रहे हैं आप। तो शायद वो, तो हमको सबसे पहले एक ताकत दिखानी पड़ेगी कि हम लोग है ना, इतने लोग ताकत में मायावती जी की, हम चाहते हैं कि नेतृत्व परिवर्तन हो इसमें चुनाव प्रणाली का। और ये जो है ना, ये जो बोलते हैं कि इसकी जगह उसको लगा दो, इसको लगा दो, ये मैं बोल रहा हूँ, आप लोग है ना, आप लोग इन चीज़ों खतरों को नहीं समझते हैं। मेरे को अगर व्यक्तिगत रूप से आप अकेले को बागडोर सौंपोगे, मेरे कहीं माथे पे लिख रहा है कि मैं ईमानदार रहूँगा फ्यूचर में, भाई आप मुझे नेता बनाने से पहले वो सिस्टम तैयार करोगे, आप मुझे कंट्रोल कर सको जब मैं आउट ऑफ कंट्रोल जाऊँ। मेरी बात समझ रहे हो? मेरी एक मिलिंद जी है वहाँ पे, वो दिल्ली में, उनसे भी एक इस पर बहस हुई थी। हम जब तक अपने लीडर को कंट्रोल करने का, मतलब लीगली अगर कोई हम फ्रेमवर्क तैयार नहीं करते हैं, किसी के हाथ में एक बार आपने बागडोर पकड़ा दी तो वो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। आप मेरी बात आप गौर से सुनिए, ये जो आप बोलते हैं ना इसकी जगह इसको लगाओ, इसकी जगह इसको, नहीं, ये व्यक्तिवाद ही है। आपका भगवान कोई दूसरा है, मेरी बात समझ रहे हैं आप मायावती जी के फॉलोअर नहीं है, मायावती जी आपका देवता नहीं है, आपका देवी देवता कोई दूसरा है, इतना सा अंतर है। आप भी वही हैं, व्यक्ति को नहीं। आप वोटिंग की चुनाव प्रणाली स्थापित होनी चाहिए डेमोक्रेटिक तरीके से। उसमें अगर मायावती जी दोबारा चुन के जाती हैं, हमें खुशी, हम चुने जाते हैं, हमें खुशी,
कोई और तीसरा चुना जाए, सागर भाई चुने जाते हैं, वो भी खुशी। तो हमें डेमोक्रेटिक, इसमें डेमोक्रेटिक तरीके से इसमें सुधार होना चाहिए। उस पर उसकी लड़ाई है सारी। ये व्यक्ति की मेरी लड़ाई नहीं है कि मुझे वहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है या बन जाऊँ। अगर बन जाऊँ तो अच्छी बात है, मैं भी अपना बेस्ट आउटपुट देने का कोशिश करूँगा। आप भी बन जाएं, आशीष जी हैं अभी हमारे साथ में, गोपाल सालवी जी हैं, ये भी बन जाएं तो अच्छी बात है। डेमोक्रेसी है, हर आदमी में वो कॉन्फिडेंस भर दो। मैंने कल परसों एक मजाक क्या, मैं लोगों को जज करने की कि मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मौका आ रहा है, तो लोगों ने कुछ न दांत फाड़ दिए। देखिए, अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर होकर अगर मैं ये कल्पना नहीं करता कि मैं इसके एक दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता हूँ, दैट मीन्स कि आपकी पार्टी ठीक नहीं है। आप वहाँ पे कुछ करने नहीं गए। आप लोग, राहुल प्रकाश जी रुकिए, तो आप लोगों को है ना ये सपने देखने का अधिकार होना चाहिए, डेमोक्रेटिक उसमें रहने कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। अगर आप सपने नहीं देख पा रहे हैं, दैट मीन्स कि आप डेमोक्रेसी में नहीं रह रहे हैं। तो वही बात है, आप भी सपने देखो, आप लोग भी तैयारी करो, अपने जन समर्थन को बढ़ाओ, पॉलिटिकल पार्टी में एक्टिविटी करो। तो वो है ना, वो है ना, हमने उसको उस तरीके से, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या है कि हम लोग है ना, कुछ लोग, आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं। हाँ सूर्य भाई, आपको छोटी पोस्ट दे देंगे तो है ना। तो हम लोग पहले एक मीटिंग बुलाने के उसमें जल्दी से जल्दी, फिर उसके बाद हम जल्दी घोषणा करेंगे, मतलब मीटिंग हम 5-7 दिन में कर लेंगे। उसके बाद जल्दी घोषणा करेंगे कि इस मूवमेंट को आज़ाद कराने की हम एक बड़ी गैदरिंग दिखा सकें, क्योंकि एक बड़ी गैदरिंग के बाद लोगों में है ना, और आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जो भी अगर इस बात से सहमत है कि इस पार्टी को आज़ाद कराना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके दो एक तरीका है। एक तो इस पार्टी से आपकी सोशल लीडरशिप, सोशल जो आपकी जो ताकत है वो निर्मित होती रहेगी। आप अच्छे इसमें एक जो लीडर तैयार करने की एक फैक्ट्री के रूप में इसे बना सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें सीखने की। देखिए, मैं बताऊँ, माँ के पेट से तो कोई सीख के नहीं आता। अगर सही बात पूछे तो अगर मैं पहली बार जो एमएलए का चुनाव लड़ूंगा, उसके बाद मुझे अनुभव होगा कि एमएलए का चुनाव कैसे लड़ा जाता है। या फॉर्म, मेरे माँ के पेट से तो कोई भी सीख के नहीं आया, आप में से भी कोई ना सीख के जाए। लेकिन आपको जब पहले आपको अनुभव करने को दिया जाता है, आपको सिखाया जाता है, तो आप सीखते हैं उस चीज़ को। फिर आप सीखते हैं तो किसी चीज़ के आप सेवा देने के लायक बनते हैं। आज आपके पास इस बीएसपी से आपकी कम्युनिटी, खासकर दलित कम्युनिटी जो बोलती है कि हम इसके कोर वोटर हैं, इस पार्टी ने इसको मौके मिले यूपीए 2, यूपीए 1 में कि इन्होंने 20-20, 21-21 सांसदों का सपोर्ट दिया। आप 2-2 मंत्री भी बनाती, केंद्रीय मंत्री, तो आपके पास 2 अनुभव, 4 लोग होते हैं आपके पास जो केंद्रीय सरकार में मंत्री पद संभाले हो, उनका अनुभव है कि वो है ना, उसको अगर कल सरकार आप बना दो तो वो है ना उस चीज़ को आपको गाइड कर सके। भाई मैं मंत्री रहा हूँ, ऐसे ऐसे करते हैं, वहाँ पर वर्किंग स्टाइल ये होती है, वर्क ऐसे करना पड़ता है। आपके पास अनुभव के नाम पे आपको सिखाने कुछ नहीं है, आपका पास इतना सही है जिंदाबाद, और 5 साल में आके मेरे को यहाँ टप्पा लगाना है, और मैं कल भी साथ था, मैं आज भी साथ रहूँगा। ये ऐसी मतलब फालतू की मतलब लफाजियाँ जिनका कोई मतलब नहीं है कि कल भी साथ था आज भी साथ रहूँगा, इस तरीके की चीज़ों से नहीं होगा। तो मेरा आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग है ना एक थोड़ा सा इस पर सहमति निर्माण का काम करें। मायावती से हमारी कोई व्यक्तिगत खुंदक नहीं है, जो भी कमा लिया खा लिया वो उनका है, सब अपने पास रखें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये पार्टी समाज की विरासत है, बहुजन समाज की, सभी समाजों ने इसमें परिश्रम किया, दलित, ओबीसी, बहुत सारे लोगों ने। आप हम लोग तो उस समय छोटे रहेंगे, लेकिन उस आप हम इमेजिन कर पाते कि उस समय कितना बताते हैं। कुछ लोग बता रहे थे कल, यूपी के कोई किसी का फ़ोन आया था कि नीला झंडा लगाने के चक्कर में कुटाइयाँ हो गई, कई जगह बलात्कार तक हो गए इस नीला झंडा लगाने के चक्कर में। तो कम से कम हमें उनके संघर्ष की तो कुर्बानी जो उन्होंने की है, एक ही मायावती जी ने कुर्बानी नहीं दी है, बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दे दी है। अभी भी आप काउंट करोगे तो 1000 लोग झोंपड़े से जो उनको महल में जाना था सड़क पे आ गए। तो उनकी अगर मेहनत और कुर्बानियों को बचाना है तो इस पार्टी को बचाना होगा। देखिए, मैं बताऊं, मुस्लिम समाज प्राण बचाने के लिए चाहे कहीं भी वोट करता हो, लेकिन वो भी आपको देखता है कि ये लोग भी यहाँ पे अल्पसंख्यक जैसे ही हैं, ये लोग भी हमारे साथ लग जाएंगे। तो आपके साथ बहुत सारे लोगों की उम्मीदें हैं आपसे कि आप गरीबों के लिए लड़ाई लड़ो। अब आप ही अगर मक्कारी करेंगे, हम मक्कार, ये बात बताओ यार, एक भ्रष्टाचारी आदमी, मैं बताऊँ भ्रष्टाचारी आदमी कुछ नहीं करता, केवल गरीबों का हक लीलता है, अमीरों का हक नहीं लीला जाता है। अब वो भ्रष्टाचार आपकी कास्ट का आदमी करे या अपर कास्ट का आदमी करे, ये दोनों को दोनों गरीब लोगों के हितों को हड़पते हैं। आपको लगता है कि आपकी कम्युनिटी का कोई आदमी अगर लूट रहा है संसाधनों को, तो वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके हितों से समझौता करता है। अब पैसा कहाँ से आता है? आपके नेता को अगर कोई 100 करोड़ रुपए दे रहा है, वो पैसा कोई गरीब आदमी देगा? पैसे वाला आदमी देगा। पैसे वाला आदमी कौन है इस देश में? सोचिए जरा। पैसे वाला आदमी 100 करोड़ रुपए आपके नेता को देगा जिससे कि आपके हित
को वो अपने पास ले सके, आपके हिस्से को खा सके। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो पैसा तो अमीर ही देगा। अब वो पैसा चाहे आपके दलित समाज का कोई नेता ले या अपर कास्ट का नेता ले, दोनों में आपके हितों के साथ ही कुठाराघात होना है। मतलब कि तरबूज छर्रे पे गिरे या छुरा तरबूजे पे गिरे, कटना तरबूजे को, वैसा ही ये है। इसमें सबसे बड़ा संकट क्या है कि हम लोग जब अपर कास्ट जब यहाँ पे रूल करता तो हम लोग कहते हैं कि हमारी कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है, तो हमारे इंटरेस्ट के साथ में, हितों के साथ में समझौते होते हैं, हमारे हितों को कोई ध्यान नहीं देते। तो हमारा विश्वास ये था कि हमारी कम्युनिटी का कोई नेता आएगा तो वो हमारे हितों की रक्षा करेगा। लेकिन जब आपकी कम्युनिटी का आदमी, आपकी समाज, आपके बीच का आदमी बिकाऊ होता है, भ्रष्ट बनता है, और वो पैसे के लिए आपके हितों को समझौता, फिर आपके पास कोई स्थान नहीं बचता जाने के लिए। आपके पास आखिरी बहाना क्या है? आपने बोला कि साहब ऐसा है कि हमारे लोगों का अगर एमएलए एमपी नहीं बनेंगे तो विधानसभा में हमारी कौन बात उठाएगा, हमारा ये नहीं बनेगा तो हमारी। लेकिन आपका आदमी आपने भेज दिया, वो ही आपके हितों को बेच रहा है, तो ये और भी ज़्यादा गंदी स्थिति है। तो आप जिस हिसाब से बचाव करने बैठ जाते ना, क्या कांग्रेस वाले बीजेपी वाले नेताओं ने पैसा नहीं कमाया? ये मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है रे मेरे भाई, समझ लो। आपके जीवन मरण का प्रश्न है राजनीति। आपको राजनीति से मुक्ति पानी है। राजनीति आपके लिए एक बहुत पवित्र कार्य है। पैसा कमाने का, पैसा कमाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समाज के हितों का है ना, उतने सहयोग समझौता मत करो। आपको है ना समाज बदलने की, एक जीवन आया है, कम से कम वो काम करके जाओ। ये कोई भी आदमी हो रहा है क्या है, जीने के लिए खाना चाहिए और खाने के लिए उन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली। वो समाज के लिए क्या कर रहा है? कुछ कर रहा है क्या समाज के लिए? जीने के लिए खाना चाहिए था और खाना कमाने के लिए उसने नौकरी कर ली, समाज के लिए उसका आउटपुट जीरो है। जनता उन्हें याद रखती है जो समाज के लिए कुछ करके जाते हैं। तो आप जो भी काम कर रहे हो, आप जैसे भी अपना पेट भर रहे हो, लेकिन आप समाज के लिए कुछ करके जाओ, समाज के लिए लिखो, समाज के लिए बेहतरी के लिए कुछ लिखो। ये देश है, कोई इसमें है ना, कोई जाति आपकी दुश्मन नहीं है परमानेंट। आप सुधार का प्रयास करो। जो लोग गलत हैं, आंख बंद करके पूरी दमखम से बोलो कि यार तुम गलत हो यहाँ पे। ये सोच, आप पॉलिटिकली सोचते हो, हर बार ही पॉलिटिकल सोचते हो। किसी कम्युनिटी को झाड़ फोड़ के इसके पीछे लग गया कि इसे गाली देनी है। किसी कम्युनिटी आपके सामने ऐसी की तैसी कर रहे हो, तुम लोग उसके कि यार इस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से क्वेश्चन करेंगे तो इसकी कास्ट नाराज होगी। ऐसा क्यों कर रहे हो यार? आप देश के एक प्रबुद्ध नागरिक बनिए यार भाई साहब। उसमें क्या करना है उसमें आप इस चीज़ को? केजरीवाल कांग्रेस के बेटा विकल्प है। देखिए केजरीवाल जी ने तो देखो साहब ये बोला कि मैं बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना चाहता हूँ, और देखो पंजाब जीत लिया। अब ये बात अलग है कि उन्होंने पंजाब कैसे जीता है। केजरीवाल जी तो, उनके लिए थोड़ी सी सहूलियतें हैं, कास्ट की भी सहूलियत है और वो, लेकिन वो मेहनत भी करते हैं, ऐसा हम लेकिन नहीं कह सकते, क्योंकि कास्ट वाले तो बहुत सारे लोग राजनीति करते घूमते हैं, हर कोई सफल नहीं होता, कहीं ना कहीं मेहनत की जाती है। तो मैं इस लाइव पे खत्म ज़्यादा कॉल, हाँ तो कॉल करेंगे। अब आप में से अगर इसमें कोई कॉल पे आना चाहता है, कोई क्वेश्चन करना चाहता है, तो मैं सवाल का आंसर देने को तैयार हूँ। आप में से आए तो मेरे को अब रिक्वेस्ट कर दीजिए। सुदीप भाई हो तो अब मैं ले सकता हूँ उनको, लेकिन सिर्फ सवाल, कितने भी कड़वे सवाल हो आए, मैं ट्राई करूँगा आंसर देने का। ये चले गए, सुदीप भाई चले गए। बनिए केजरीवाल बाबा साहब कम्युनिटी के सपने के समान। भाई देखो ऐसा है कि केजरीवाल दिल्ली में है अभी, तो मैं अपना लाइव ख़त्म कर चुका हूँ, ठीक है। वो जो मायावती जी, जो मेरा बस बहुजन आंदोलन को बचाने के लिए था, बहुजन आंदोलन के आपको मूल्यों को बचाना पड़ेगा, अदरवाइज़ तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। और ये जो बार बार हम कुछ भी बहाने करके निकल जाते हैं ना कि मीडिया ने हरा दिया, उसने हरा दिया, भाई मीडिया का काम इन्फॉर्मेशन देना है, मीडिया आपकी सीटें नहीं बढ़ा देगी, ठीक है ना। तो केजरीवाल ने दिल्ली में, देखो दिल्ली की क्राउड तो पढ़ी लिखी जनता है, 200 यूनिट फ्री बिल उनका काम कर गया होगा। आप देखो कि वहाँ पे ये है ना, हर ऑफिस के सामने दलाल खड़े होते थे। उसने क्या किया कि डायरेक्ट है ना, आपको लाइसेंस बनाना है, अप्लाई करो, आपके घर पे लाइसेंस पहुँच जाएगा। उसने दलालों को साफ कर दिया। इससे जनता खुश हो जाती है। मेरी बात सुनो, उसने कुछ काम किए हैं ऐसे, मेरी बात सुनो, केजरीवाल ने कुछ काम किए हैं। स्कूल आप देखो, उसने प्राइवेट स्कूल का रेनोवेट करा के क्या मस्त स्कूल बनाए, झकास। देखो मैं बताऊँ, मैं शहर में रहता हूँ, सबसे बड़ा खर्चा जो चुभता है वो बच्चों का पढ़ाई का चुभता है। अगर आप मिडिल क्लास हो तो जरा भी एवरेज भी स्कूल होगा ना, तो कम से कम महीने की 5-7 हज़ार रुपये फीस होगी, 5-7 हज़ार रुपये ठीक ठाक स्कूल की। हम लोग क्या सोचते हैं कि यार जैसे तैसे करके मैं अपने बच्चों को पढ़ा जाऊँ। तो उन्होंने क्या किया, दिल्ली के स्कूलों को, उन्होंने सरकारी स्कूलों को सुधार दिया। स्थिति ये कर दी कि लोग प्राइवेट से स्कूल, अच्छे स्कूलों से नाम कटा के उसमें आने लग गए, तो आम लोगों का पैसा बच गया। तो कुछ लोग, उसने है ना कुछ काम किए, तो वो है ना लोगों को पसंद आ गया, उसने दोबारा इलेक्ट कर दिया उसने। तो उसका तो कास्ट का ऐसा कोई बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है वहाँ पे। वोट बैंक तो वहाँ पे जिनका है, दलितों का है, मुसलमानों का है, उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई तुमने ऐसा क्यों चुना, वो आपको जवाब दे देंगे। तो
आप उनसे बेहतर करके दिखाइए, जनता आपको वोट करेगी। अब आप देखो लो, मायावती जी के पास तो इतना बड़ा वोट बैंक था कि आंख बंद करके हमें तो कुछ और दिखता ही नहीं, हाथी के अलावा बटन वाले, तब भी आपको देख लो कि आपका रिजल्ट क्या रहा। सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके, इसका सबसे बड़ा खामियाजा ये है ना भाई मेरे, कि आप लोग विपक्ष में बैठोगे। अब 2012 से लेके आप 17 तक विपक्ष में थे कि नहीं? सपा आ गई तो सपा को तो मालूम था ना कि आपने सारा वोट आपने तो ना दिया होगा, सपा को भी दिया होगा आपकी कम्युनिटी ने, लेकिन एक मोटा मोटी एक ऐसा जाता है कि चमार यानी कि बीएसपी का वोटर। आप 12 से 17 में आप विपक्ष में बैठ गए, 17 से 22 में आप विपक्ष में बैठ गए, जितना आप बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रहते हो, आरएसएस के खिलाफ। अब फिर से आपने वोट आपने कहीं दे दिया तो वो विपक्ष में ही है। तो आप है ना, पहले तो ये अपने ये सोचो कि ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का रेस्पेक्ट करो, आंख बंद करके एक तरफा विरोध नहीं करो। आप डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर अपनाओ, अपनी पार्टी को डेमोक्रेटिक बनाओ, अपनी पार्टी पे जोर लगाओ कि भाई अपनी पार्टी में सबको आप जगह दो, तभी तो हम जीतेंगे। और अगर वो ऐसा नहीं कर रहे तो आप अपनी जगह तलाशो व्यक्तिगत रूप से यार, उससे बढ़िया तो वो ये कम से कम आप कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना भी अपने समाज का भी, समाज के। और मैं बताऊँ एक चीज़, आखिरी पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे लोग है ना, अच्छा तुम्हें मायावती जी पसंद नहीं है तो एक पार्टी और बना लो। मतलब कि ऐसा लगता है कि हर घर पार्टी बनाना हमारा कोई मिशन है, हमारा हर घर पार्टी बनाना। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो नई पार्टी बना के जो क्रांति करने के मूड में है, मायावती जी को हटा के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर लाना बहुत आसान है। नई पार्टी को बनाना, उसको बड़ा करना, उसको बसपा के स्तर पर ले जाना एक बहुत बड़ा टास्क है। क्यों? क्योंकि अब समाज के पास उतना समय नहीं है, ना उतनी एनर्जी है, ना फालतू का पैसा है कि वो आपको है ना इतना संसाधन लगाएगा। आप कोई दूसरे लोग संसाधन लगा देंगे तो फिर आपको टूल बना के यूज भी करेंगे वो लोग बात, ठीक है ना। फिर आप अपने फैसले, अपनी मर्जी के फैसले नहीं ले पाओगे, तो फिर उसका फ़ायदा क्या है? तो सबसे आसान है, आप बीएसपी में सुधार की बात करो, और वो सुधार कर रहे हो भाई, मेरे लिए तो नहीं कर रहे हो। मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे को, मैं बन रहा हूँ इसका। आप तो चुनाव प्रक्रिया उसमें बहाल करवा लो कभी ना कभी। तो देखिए, सपा जीते भाजपा जीते, मैं इनमें ज़्यादा अंतर नहीं करता, क्योंकि अखिलेश जी ने जो पहले जो जिस हिसाब से बिल फड़वाया है और जिस हिसाब से पदोन्नत करवाया है, तो मैं उनसे है ना उस तरीके से सोच में सहमत नहीं हूँ, ठीक है ना। उन पर मैं वैसा भरोसा नहीं करता हूँ कि मैं बीजेपी के बरक्स उनको बहुत ज़्यादा महत्व दूंगा। ठीक है, वो ओबीसी समाज से आते हैं तो मेरा झुकाव उनके प्रति होता है, उन समाज के प्रति, ओबीसी के समाज से होने के नाते। लेकिन मैं ना इस मामले में भाजपा और सपा में ज़्यादा अंतर नहीं करूँगा, ठीक है ना। माफ़ कीजिएगा, मैं ऐसा कोई बयान नहीं कहूँगा कि भाई सपा को जिताने के लिए बीजेपी को हराओ, ऐसा कोई स्टेटमेंट मेरी तरफ से नहीं आएगा, ठीक है ना। फिजूल में आप अपनी पार्टी देखो, हमारी पार्टी, आपकी पार्टी जो है जहाँ पे आपके इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, आप उसकी तारीफ़ करो। बाद में कौन, हर पार्टी अपने अपनी लड़ती है, आप ना डेमोक्रेसी को डिफॉर्म मत करो, ठीक है, ये सब उसकी नहीं, ठीक है। तो मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूँगा। और आपने लंबे समय तक मेरा साथ दिया, मुझे लगता है 1 सवा घंटा हो गया होगा, कितना हो रहा टाइम, हमने करीबन सवा घंटे बात की है। हाँ, संसाधन, एक चीज़ और, वो बड़ी, अब हो तो अभी सुन लो। देखिए, ये जो टेक्नोलॉजी है जिससे हम यूज़ कर रहे हैं, अभी आप जितने लोग हैं ना, अगर इन लोगों का मीटिंग कॉल करते, आप कोई यूपी से हैं, कोई एमपी से हैं, कोई कहाँ से है, हम इन लोगों को एक साथ मीटिंग करते, कॉल करते ना, तो हम लोगों को बहुत सारे संसाधन लगाने पड़ते। हमने वही बात है बहुत इफेक्टिवली तरीके से हमने बात रख दी। तो ये है ना, ये टेक्नोलॉजी ने आसान कर दिया है। और लड़ाई है ना विचारों की होती है, तो आप इन टूल्स का है ना यूज़ कीजिए। ये जो आप जिद पकड़ के बैठ जाते हैं ना कि ये बात मुझे आपके घर पे आके आपके कान में बोलनी चाहिए, ये मूर्खता है सिर्फ। आज टेलीफोन से लाखों करोड़ की डील हो जाती है भाई साहब, आदमी आदमी से मिलता ही नहीं है, मेल हो जाते हैं, फ़ोन पे बात हो जाती है, काम हो जाते हैं। तो हम इन चीज़ों को यूज़ करके हम अपने मूवमेंट को मजबूत कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। और जब हमें कहीं कहीं जो पॉलिटिकली पावर, जब कहीं ताकत दिखानी है, उस समय हम इकट्ठे हो जाएं वहाँ पे कि हम ताकत दिखानी है भाई, हमें 20,000 लोग इकट्ठा होना है, 50,000 इकट्ठा होना है, तो वहाँ पर ताकत दिखाएं। अब वो वैसी हमारी है ना, वो रोज़ लाइव आना होगा क्या? नहीं भाई, मैं रोज़ नहीं आऊँगा, मेरे से उतना बोल भी नहीं पाता, मेरे को है ना रोज़ लाइव आना नहीं मज़ा आता। तो हम लोग है ना, ये जो जिद पकड़ के बैठे हैं ना, काशीराम जी के समय में गाड़ी घोड़े नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, फ़ोन नहीं था, तो उनको गाँव जाने अपनी बात करने। आज हर गाँव में ऐसे 20 लड़के मिल जाएंगे जो स्मार्टफोन रखते हैं। आप उनको 4 लोगों को अपने से जोड़ लो, आप उन 4 लोग आपकी बात सुनेंगे, वो कन्वे कर देंगे भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, हम कोई आंदोलन करने जा रहे हैं, ऐसे ऐसे मुद्दे हैं, वो डिस्कस करते हैं ना। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिए। हाँ, ऐसा तो
आज़ाद जी के बारे में कोई 2 लाइन जरूर बोलना भाई। एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में 2 लाइन। भाई अच्छे इंसान हैं, और पता नहीं कोई आज कोई वो किया कि उनकी शादी की सालगिरह भी है आज, तो अगर सच में अगर कोई आज उनकी शादी की सालगिरह है तो मैं उनको बधाई दूंगा कि उनकी शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि मुझे इस बारे में कंफर्म न्यूज़ नहीं है, किसी ने अपडेट किया था कि आज उनकी शादी की सालगिरह है। चंद्रशेखर भाई हमारे अच्छे मित्र हैं, मतलब हम लोगों से, अब वो हमें मित्र समझते कि नहीं वो अलग बात है। जेल में गए थे शुरुआत में, तो हम उनसे 2-3 बार शुरुआत में मिले, फिर उसके बीच मिलते रहे। तो क्या होता है कि हम लोगों को कोई समाज के लिए लड़ता है तो हम लोग उससे डिस्कस करते हैं, विचारों का आदान प्रदान, कि हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँ अपने मूवमेंट को, तो वैसा है, उनसे बात भी करते रहते हैं। हालांकि अभी तो जिस तरीके से, हाँ जय भीम, ठीक है। तो भाई मैं है ना, जय भीम मोहन भाई, आप तो बहुत लेट हुए, और मैं ना अब मेरा अपनी बात यहीं समाप्त करूंगा। आपसे यही है कि ना जितना पकड़ो आप, है ना घर बैठ के भी एक बड़े मूवमेंट चला सकते हैं टेक्नोलॉजी का सहयोग लेके। देखिए लॉकडाउन काल में सारे लोगों ने कॉन्फ्रेंस की ना इस पे वीडियो कॉन्फ्रेंस, तो आप कीजिए ये इनका यूज़ कीजिए टेक्नोलॉजी का। अगर आपके उसके विचार हैं आप तुरंत करो, और आपके एक क्लिक पे सारा सब कुछ है। आप अब उस तरीके से नहीं, ये मीडिया भी है, कम्युनिकेशन का माध्यम भी है। आप में से कोई अगर ठीक ठाक बंदा हो जो क्वेश्चन करना चाहता है वो ले सकता है, बाकी तो मुझे लगता नहीं। ऐड वीरेंद्र कुमार जी, मैं आपको जानता तो नहीं, चलिए कोई आदमी वैसा है नहीं जो अभी क्वेश्चन कर सकता है तो। अच्छा वीरेंद्र कुमार जी, मोबाइल नंबर तो मेरे इसमें प्रोफाइल में लगे हुए हैं, ठीक है। मुझे आप इजाज़त दें, आप यहाँ पे क्वेश्चन लिख दीजिए, मैं उनका आंसर करने का प्रयास करूँगा। ब्राह्मण बनियों ने कांग्रेस के स्थान पर आम लोगों को अपनी जाल में फंसाने के लिए तैयार किया विकल्प आम आदमी। यार ये ब्राह्मण बनियों क्या करते हो यार सागर साहब आप, ये गलत टर्म है यार भाई मेरे यार। आप उनसे, आप वो दुश्मन थोड़ी है आपके, एक ही देश में हमको मिलके आप ये कह सकते हो कि भाई हमारे 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 पॉपुलेशन के हिसाब में हमें ना हमारा हिस्सा चाहिए, और ये लोगों के पास ज़्यादा हिस्सा है। तो वैसे आप है ना इस तरीके से नहीं करें कि वो हैं। और ये जातिवाद तो ये है कि हर आदमी, यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी कि ब्राह्मणवाद क्या है, यही तो था ना ब्राह्मणवाद, की जो आदमी जम के बैठ गया दूसरे वर्ग को मौका नहीं देगा, दूसरे लोगों को मौका नहीं देगा, यही तो ब्राह्मणवाद है ना, एकाधिकारवाद, कि जिन लोगों को पढ़ने का अधिकार मिल गया वो जम के बैठ गया कि हम ही पढ़ेंगे, आप किसी दूसरी जाति को पढ़ने नहीं देंगे। आपकी पार्टी के आपकी नेता क्या कर रही हैं, ये जो अगर कुछ बैठे हो बसपा के तो वो मुझे जवाब दें, यही ब्राह्मणवाद है। आपकी सोच डेमोक्रेटिक नहीं है, आपको कुछ दूसरे लोग पसंद नहीं है, आप दूसरों को साथ लेके नहीं चलते, यही ब्राह्मणवाद है मेरे भाई। एकाधिकारवाद ही ब्राह्मणवाद होता है। जिस ब्राह्मणवाद को आप लड़ रहे हो ना वो आपके, यार क्या लग रहा है ऐसे, यस, यही ब्राह्मणवाद है कि आप दूसरों को पसंद ही नहीं कर रहे हो, दूसरों को साथ ही नहीं बैठ रहे हो। अब मैं आपको बोलूं, अभी कोई वाल्मीकि समाज का आदमी है, हमारी खुद की महिलाएं हैं जो उनके साथ में खाना खाना पसंद नहीं करेंगी, ये छुआछूत है, जातिवाद है। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो नफरत ना फैलाएं, और अगर जाति अगर उनको सपोर्ट कर रही है गलत लोगों को, तो जाति को पूरी टारगेट कर सकते हो। उनकी जाति यार मुझे तो लगता नहीं बढ़िया आपके साथ खिलाफ कोई ऐसी कोई मतलब कि वो कर रहा है। आप ये बढ़िया बामण ऐसी लड़ाई, आप अपनी लड़ाई लड़ो। आप ये बोलो कि ओबीसी एसटी एसटी के लोगों को उनके अनुपात में हिस्सेदारी नहीं मिली है संसाधनों में देश के में, हमें अपना हिस्सा चाहिए, तो वो आपकी बाजी बात है, कौन आप पे रिएक्ट करेगा उस चीज़ को। आप ऐसा कुछ करोगे कि जाति का नाम ले लेके ऐसे करोगे तो उससे आपका है ना आंदोलन में वो विद्रुपता आती है, और ऐसा जानबूझ के आपको आइसोलेट करने के लिए ऐसा लोग करवाते होंगे। मैं बोल रहा हूँ कि आपके बीच में ही कुछ ऐसे लोग भी हैं, ऐसी चीज़ें आपके बीच में आपसे मुंह से कहलवाएंगे कि आप खुद आइसोलेट मतलब अलग थलग पड़ जाएं। आपको चाहते हुए भी कि यार इनकी हेल्प करें, लेकिन आप इतना गाली दे दोगे उनको, इतना बर्बाद कर दोगे कि वो आपको, जो आपकी ऐसी तैसी कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, तो जो आदमी सहृदयी लोग हैं ना वो भी आपकी हेल्प नहीं करेंगे। देखो भाई हर कम्युनिटी में कुछ लोग सहृदयी लोग होते हैं, आप में से खुद जानते होंगे कि आपको ऐसा तो नहीं कि आपकी कास्ट के अलावा किसी लोगों ने हेल्प नहीं की होगी। तो आप ये ब्राह्मण बनिए करते हो ना, ये इट्स नॉट गुड थिंग यार, ठीक है ना। ब्राह्मणवाद पे आप लड़ रहे हो तो आपने हमको ब्राह्मणवाद के खिलाफ हम ही लड़ना नहीं चाहते, हम ही प्रोटेक्ट करने खड़े हो जाते हैं कि मायावती जी ने जो कमा लिया ठीक है, वो तुम्हारी जात की है, वो तो ठीक है, देखो वो नहीं कमा रहे हैं ये भी कमा रहे हैं, तो ठीक है भाई करते रहो आप। 2-3 के पिलरों को ब्राह्मण ने कहा, हाँ भैया ब्राह्मणों ने इसलिए कब्जा कर रखा है क्योंकि ऐतिहासिक रूप से वो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे शुरुआत में, तो उन्होंने कब्जा कर लिया शुरुआत में। अब जैसे ही आप
10% आप 50% अंक लाने पे पहुंचोगे, वो 70 पे पहुंच जाएंगे। आप 70% अंक लाने लोगों को 90 पे पहुंच जाएंगे वो लोग बाग, क्योंकि वो आपसे आगे रहे तो वो उसका उनको फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन 100% से ज़्यादा तो नहीं पहुंच सकते ना वो। तो आप जल्दी आपकी और उनकी जो है ना नंबर्स का डिफरेंस घटता जा रहा है, आप बहुत जल्दी उनको बीट कर देंगे। 10-20 साल में है ना वो आपके सामने पानी मांगेंगे डेमोक्रेसी में, क्योंकि आपका वोट वर्क करने लगेगा। आप ईमानदारी से, मैं बताऊं डेमोक्रेसी में एक बात बताऊं, डेमोक्रेसी में राजा होता है वोट वाला, जिसके पास वोट ज़्यादा है वही राजा होता है। आज आपकी कम्युनिटी के पास इतना सारा वोट है, आप वोट को ढंग से यूज ही नहीं करते। आप अगर बैलेंस पावर की तरफ यूज करो तो आपकी मर्जी के बिना कोई सरकार ना बना सके किसी स्टेट में, लेकिन आपको तो अब सोचिए वो अलग है, आप किस तरीके से वोट करते हो, आप सोचिए कैसे कर सकते हैं आपको। तो ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है। हमें है ना ये विक्टिम कार्ड खेलना, दूसरे की गलती देखना, हमारी गलती नहीं देखना, ये भी एक बहुत बड़ी हमारी वो है। बहुत सारी जगह हमारे फैसले सही नहीं होते, हम लोग खुद ही बायस्ड हो जाते हैं, फिर वो कैसे फैसले सही होंगे, हम खुद ही गलत कर रहे हैं, फिर गलत को गलत कैसे रोकेगा। ठीक है, मैं अपनी बातें यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। बसपा वाला एक तो हद से ज़्यादा समाज के लोग गाली, हाँ दिलीप भाई बसपा वाले बहुत ज़्यादा गाली देते हैं। अभी आज तो गाली नहीं दी, बहुत मेरे को इतनी खुशी हुई कि मैं 1.5 घंटे से बोल रहा हूँ और किसी ने गाली नहीं दी। मतलब ये मेरी लाइफ का पहला ऐसा हुआ है कि वो बसपा वाले आज आए नहीं है, बसपा वालों ने पता नहीं क्या आज बड़ा प्रेम दिखा दिया। ठीक है भाई, अच्छा किसी ने इनवाइट भी भेजा हुआ है। मेरे पास जोगिंदर चौहान जी हैं, मैं इनको ले लूँ क्या? ये किस पार्टी से हैं? ओम प्रकाश बैराट, यार मुझे इनको जानता नहीं मैं किसी का ज़्यादा। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। मैं बिल्कुल सही कहा आपने भैया जी, अपने लोगों को मतदान भी समझ। हाँ भाई देखो, आपके पास वोट है ना, वोट से ही आप देखिए, अगर आप कहो कि मैं अपने वोट को नहीं बेचूंगा तो आप मोदी को भी हरा सकते हो, अंबानी को भी हरा सकते हो। और हम लोग अब अपने वोट के साथ वैसे समझौते करें तो अकेले हम अंबानी खरीद देगा आप सबको वोट। हाँ बहुत अच्छे, समझ में आ गया उनको। चलो ठीक है, बाय। मतलब जय भीम सभी को। और मुझे मेरी बात मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। फिर बातें तो बहुत सारी हैं, आपसे रात भर बातें कर सकते हैं। जल्दी है ना, हम लोग आंदोलन घोषणा करेंगे तो फिर एक बार लाइव और आएंगे। और देखिए हम लोग कहाँ तक, देखो हमें प्रयास करना चाहिए। वो एक कहावत है ना कि चिड़िया, एक जंगल में आग लगी थी, वो चिड़िया पानी ला के चोंच से डाल रही थी। तो चिड़िया से पूछा गया कि भाई जब तुम्हारी चोंच में से तुम पानी ले रही, तुम्हें क्या लगता है तुम आग बुझा पाओगे इसकी, जंगल की? तो उसने कहा कि वो तो सही है कि मैं आग नहीं बुझा पाऊंगी, लेकिन मेरे को ये संतुष्टि मिलेगी कि जब जंगल में आग लग रही थी तो सभी लोग जब तमाशा देख रहे थे तो मैं पानी ला के उसे बुझाने का प्रयास कर रही थी। तो हम चिड़िया हैं जो हाँ जय भीम मलिक साहब। तो हमें ना पानी ला के जंगल में डाल रहे हैं कि आग बुझ जाए और हमारे प्राण बच जाए। ठीक है ना, तो उतना ही समझ लीजिए, हमें अपने प्रयास करने हैं भाई। ठीक है ना, और मिलकर हम प्रयास कर लेंगे। सारी चिड़िया अगर एक साथ पानी लाने लगेंगे तो शायद हो सकता है जंगल की आग बुझ जाए। एक चिड़िया तो नहीं बुझा पाएगी। तो हम लोग, हाँ मलिक साहब, मेरा 1.5 घंटे से बोल रहा हूँ और मैं अपनी बातें ख़त्म कर चुका हूँ। मैं अभी से है ना पोस्ट कर दूंगा तो आप सुन लीजिएगा। आपको जय, आज वाकई में गाली नहीं दी। हाँ आज मुझे गाली नहीं पड़ी। मैंने आज क्या हुआ, अब चलिए उसको मैं ना लिखूँगा। ठीक है, जय भीम। चलो मैं अब ख़त्म कर रहा हूँ भैया ना। ठीक है, अपना ध्यान रखें। और है ना वो है ना थोड़ा सा इस पे है ना लोगों में है ना चर्चा चलाएं कि इसमें परिवर्तन। हाँ मैं आऊँगा भाई यार 1-2 दिन बाद। ठीक है, थैंक यू, जय भीम।